आप इंजीनियरिंग करते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा फायदा है क्या? कुछ ना कुछ अंदर रहता था हमेशा कि कुछ खराब दिख रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, कुछ बोला जाए। ये हरियाणा से आप आते हो, हरियाणा को लेकर जो एक परसेप्शन है तो ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा लोड लेंगे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, औरतों ने उनको पकड़ लिया और एक गली थी जिस गली में सीवरेज का जो पानी है वो आ गया और उस गली में से उनको नंगे पैर निकलवाया। उसके बाद वो गली बन गई। जाट वर्सेस नॉन जाट, और जाट जितने भी हैं वो हुड्डा खेमे के हैं, क्या कांग्रेसी है? कह दिया जाएगा ये तो कांग्रेसी है भाई, इसलिए सवाल पूछ रहा है। आपका स्टैंड क्या है? ये जो यूजीसी में जिस तरह से बदलाव किएगा और जो बवाल चल रहा है, मेरे स्टैंड से पहले ये भी जान लिया जाए कि इसमें बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही बात। आप इतना वोकली जब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो कभी इस तरह की घटना कोई आपके साथ हुई है? मेरी तो खैर 31 साल की उम्र हो गई है। 22-23 साल की उम्र में भगत सिंह वो कारनामा कर गए, अगर हमें वहाँ से भी प्रेरणा नहीं मिलेगी तो फिर क्या हम सीखने उस बात को। आपका जो कंटेंट है एंटी बीजेपी एंड इट वाज रूमर्ड यू आर स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस। तो ये सहायता राशि जो है कितनी होती है? ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस का साइज क्या है। ऑफर तो आया होगा। नरेंद्र मोदी चुनावी मंचों से जब रील बनाने की बात करते हैं कैसा लगता है? नीरज भाई, बुरा तब लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसा भाषण देते हैं और ये नहीं बोलते कि मित्रों ये मैंने गलत बोला। आपने अंकित नरवाल का पॉडकास्ट किया है। अंकित का नाम जो है वो मर्डर से भी जुड़ा हुआ था और अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ रहा है। क्या यहाँ पे कोई दबाव था? मैंने जो पॉडकास्ट किया वो इल्जाम लगाने के लिए किया। एक आरोप कांग्रेस पे ये लगता है कि बहुत मन से चुनाव लड़ती नहीं, खासतौर पे आपके राज्य हरियाणा की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं, उस लिहाज से बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। इन्फ्लुएंसर्स इन पॉलिटिक्स का ये दूसरा एपिसोड है और हमारे आज के गेस्ट हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर राहुल सिंहमान। आज दो लोग हम लोग बैठे हुए हैं, नीरज झा और निवेदिता, क्योंकि बात है इन्फ्लुएंसिंग की भी और पॉलिटिक्स की भी। और जो भाई साहब हैं इनका दोनों में ही बहुत नॉलेज है, जुझारू एकदम ज्ञान है आपका उसमें। तो इसी वजह से शुरुआत हम करेंगे आपकी शुरुआत से। आप इंजीनियरिंग करते हैं, लॉ की पढ़ाई करते हैं, फिर इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, इसमें ज्यादा फायदा है क्या? हो सकता है, मेरे को ऐसा लगा हो ये टर्न कैसे इतना बड़ा? इसमें ज़्यादा फायदा है। एक्चुअली ये इन्फ्लुएंसिंग वाला जो वो है, वो चीज़ें हैं, वो 2016-17 के आसपास से शुरू हुई कि मैंने यूट्यूब पे कुछ कंटेंट बनाना शुरू किया, कुछ डालना शुरू किया। 2.5 साल ट्रैवलिंग में बिताया, लगभग 70-80% इंडिया घूमा, 8 कंट्रीज़ घूमी। बस ऐसे ही लोगों से जुड़ना मिलना, ये सारा जो है वो शौक है। और ये शौक पैदा होता है, मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं लगभग हमेशा उन्हीं के साथ ही रहा हूँ जहाँ जहाँ वो उनकी पोस्टिंग रही। तो वहीं से ये शौक लग गया, वहीं से जानने का, मिलने का, बैठने का। तो कभी ऐसी यात्राएं हुई कि कभी रेलवे स्टेशन पे मौका मिला तो किसी के साथ बैठ के वहाँ 4-5 घंटे का लड़ा लिए, पता चला कि अब यहीं रुकना है, अब तो और कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती रही। ये जो इंस्टाग्राम वाला जो सेगमेंट है ये शुरू होता है 5 महीने पहले। मतलब 9 अक्टूबर 2025 को मैंने पहली वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी। उसके बाद अब ये मैं तो कहता हूँ कि संयोग से ही हो गया कि कुछ 3 लाख लोग उसमें इंस्टाग्राम पे जुड़ गए। ये कुछ ना कुछ अंदर रहता था हमेशा कि कुछ खराब दिख रहा है, चाहे वो गली खराब दिखे, कुछ कहीं से जा रहे हैं सड़क खराब दिखे, कहीं दिख रहा है कि कुछ गलत चल रहा है सरकारी उस पर संस्थाओं में, तो हमेशा रहता था कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, कुछ बोला जाए। अब वो प्लेटफॉर्म वाली बात थी कि अब धीरे धीरे जब इंसान इस कदर उस पर बढ़ता है ना, तो उसको ये लगता है कि यार सरकार से पंगा लेना है, अब ये करना है, अब वो करना है। क्योंकि इसमें तो आपको फिर क्लियर माइंडसेट के साथ आना होता है कि एक बार आपने सोच लिया तो फिर सोच लिया कि अब तो करना है। और फिर उसमें भी दूसरी चीज़ ये आती है कि भाषा कैसी हो। अब इस चीज़ को ऐसा तो है नहीं कि अब हमेशा से ये भी रहा है कि मैं एक ऐसे एरिया में पला बड़ा हूँ कि वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। हर आदमी चौधरी बनना चाहता है, हर आदमी को पॉलिटिक्स का एक अलग वो रहता है, चस्का रहता है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो भी था। अब मेरे को 7वीं-8वीं में ये पता होता था कि एमएलए कौन है, क्या काम कर रहा है, वो एमपी कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। मेरे दादा मेरे से पूछते थे, जब मैं हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, वो पूछते थे कि राज्यपाल कौन है, और मैं अगर नहीं बता पाता था तो वो कहते थे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की तुमने। तो ऐसा फील होता था कि वो कि ना कि तो क्योंकि पॉलिटिकल माहौल है वो ऐसा। तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे यहाँ तक वो चीज़ें आ गई और वो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं अब तो करेंगे। और मैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो पॉलिटिकल चर्चा जो है वो बड़ी ऐसी होती है कि नॉर्मल जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटना हो रही हैं, उनके बारे में बताना कि भाई क्यों हो रही है, नहीं होनी चाहिए, और सवाल पूछना।
मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ कि भाई सवाल पूछना सिखा रहे हैं, हमने सीख लिया है, हम दूसरों को सिखा रहे हैं, इतनी ही कोशिश है बस। अच्छा, एक चीज़ राहुल भाई ये बताइए, हरियाणा से आप आते हो, जी। है ना? पढ़ाई लिखाई मेरी भी हरियाणा में हुई। हरियाणा को लेकर जो एक परसेप्शन है जी वो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोड लेंगे। जी मतलब जो आपने कही भी कि सब लोगों का अपना एक पॉलिटिकल नॉलेज है जी और सबकी अपनी एक चौधराहट है जी कि हम चौधर हैं, जी। तो बहुत ज़्यादा लोड लेते नहीं है, परसेप्शन ऐसा है। जी लेकिन अभी देख रहे हैं कि कुछ एक सालों में हरियाणा से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स, मैं जो बात करूं, जी कमेंट्री जो करते हैं और सवाल पूछने वाली जो आप बात कर रहे हैं वो हिम्मत के साथ कर पा रहे हैं, तो हरियाणा से ये नई खेप कैसे पैदा हो रही है? इसको अब देखो ना नीरज भाई, मेरे को भी ऐसा लगता है कि ये पिछले 1-1.5 साल में ज़्यादा हुआ है। अब आई एम नॉट श्योर कि पॉलिटिकली कोई ऐसा है कि एल्गोरिथम सोशल मीडिया की ऐसी हो गई है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इन्फ्लुएंसर्स को, और खासकर हरियाणा जैसे इलाकों में ना। तो अब ऐतिहासिक तौर पे आप इस चीज़ को देखो ना, तो ये कुछ 1857 की जो क्रांति थी ना, उस बात को भी कहा जाता है कि उस क्रांति की जो एक आग थी वो हरियाणा के बहुत सारे इलाकों में लगी है, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बार बार उठ के आते थे, उस चीज़ के बारे में बोलते थे। हरियाणा हमेशा से एक चीज़ पे पीछे रहा है। अगर आप ऐतिहासिक तौर पे एक चीज़ देखो कि हरियाणा ने कभी कोई चीज़ लिख नहीं पाया, अपनी बता नहीं पाया कि हमने ये किया, ऐसे किया, हमारी ये चीज़ें रही, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, अपने जानवरों से जुड़े रहे, है ना। तो इस यहाँ यहीं इसी एरियाज़ में जो है वो काम करते रहे। तो अब ये जो निकलने का जो अभाव है ना, वो ये है कि वो अंदर से तो चीज़ है कि भाई चौधराहट वाली भी अंदर से चीज़ है, अंदर से बार बार मन ये कचोटता है कि भाई नहीं कुछ बोलना है, सरकारों को वो करना है। जैसे अब गांव देहात की मैं आपको बात बताऊं, तो ये मैंने मुख्यमंत्री के भी अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो किसी गाँव में एक प्रोग्राम के लिए गए हुए थे, तो वहाँ गाँव के प्रोग्राम में औरतों ने उनको पकड़ लिया, मतलब लिटरली उनके हाथ ऐसे पकड़ लिए, और एक गली थी जिस गली में पूरा पानी आ गया था, जो सीवरेज का जो पानी है वो आ गया था, सीवरेज वाला, और उस गली में से उनको नंगे पैर निकलवाया, हुड्डा साहब को निकलवाया। उसके बाद वो गली बन गई 2 दिन में। मतलब हरियाणा के लोग ये बोलते हैं, ये अपने आप में एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये हमारा जो है, हमने बनाया है इसको, लीडर को, तो हम इससे सवाल पूछेंगे। मतलब लोकतंत्र मालिक हम हैं, जी। ये एक सेंस है उनके अंदर, एक सेंस है। अच्छा सिमर साहब, आप जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते जी। हैं, मतलब वैसे जातियों की बात नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन उसको बिना आप कोई बात हो भी हाँ, नहीं मैं पैदा सकते, है ना? एज अ जाट हुआ, एज अ जाट आप पैदा हुए। बड़ा आसान है ना आपको रिजेक्ट कर देना, जाट है इसलिए इसका जो स्टांस है वो ऐसा स्टांस है। हाँ, इसको आप बोल सकते हो कि ऐसा है कि आसान भी है, मतलब कभी हुआ है ऐसा? होता है, बहुत बार होता है, पर मैं उसको बड़ा पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को और उसको और अच्छी तरीके से देखेंगे। तो अब पॉलिटिकली कर लो, सोशली कर लो उस चीज़ को। कई बार लैंग्वेज में भी आ जाती है वो चीज़ें कि लोग बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो हरियाणा से इस तरह की बात कर रहा है तो इस तरह का होगा। नहीं, लैंग्वेज से इतर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकली और खासतौर पे पॉलिटिकल आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो एक तरीके का विभेद तो आ गया है ना, जी जाट वर्सेस नॉन जाट, जी और जाट जितने भी हैं वो हुड्डा खेमे के हैं या कांग्रेसी हैं। जी इसीलिए कोई भी जाट अगर सरकार से, सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल पूछ रहा है, कह दिया जाएगा ये तो कांग्रेसी है भाई इसलिए सवाल पूछ रहा है। हाँ, और आप 35-1 की जो बात करते रहते हैं वो भी तो इसी में आता है ना। आप कहते हैं भाजपा ने किया है ये यूजुअली ये चीज़ जो है, अब जातिगत जो राजनीति है ना, वो कोई नई राजनीति नहीं है हिंदुस्तान के लिए, ये तो हमारी रगों में है। मतलब ये पहले ऐसा था कि ये पर्दे के पीछे होता था, अब खुलेआम नेशनल मीडिया में जो है वो दिखाया जाता है कि भाई हिंदू और मुस्लिम वाली जो बातचीत चल रही है। और क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हरियाणा जैसे क्षेत्र में वो बात कम्युनिटी वाइज होने लग गई है कि दिखता है कि भाई 25% जाट हैं, 3% जट सिख हैं, टोटल 28% की जो पॉपुलेशन है उनको एक तरफ कर दो और बाकियों के वोट लेके जो है सरकार की तरफ आगे बढ़ो कि विधानसभा में चलते हैं। तो ये ऐसा हरियाणा में हुआ है। जो 35-1 आपने कहा ना, ये इसकी आग जो है वो 2016 में जाट आरक्षण हुआ था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ये चीज़ें। और ऐसे ऐसे नेता आए, जैसे एक राजकुमार सैनी जो है वो कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उन्होंने इस प्रकार के भाषण दिए और इस प्रकार की बातें उन्होंने बोली और बार बार भड़काने की कोशिश की। अब जाटों के साथ आप ये मान सकते हो कि एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई बात आती है ना तो अंदर ये बात लगती है और अंदर से जवाब देने का मन करता है कि पलट के जवाब दिया जाए, कुछ ना कुछ उस बात के बारे में बोला जाए। अब वही बस क्लैश है, किसी ने कुछ बोला, वो बंदा जो बोल रहा है, जो नेता बोल रहा है, वो तो बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को रख रहा है। अब कोई जाट आदमी है, वो उसको नहीं समझ पाता उतनी अच्छी तरीके से, कॉमन आदमी है कोई, वो नहीं समझ पाता, तो वो जवाब देने के क्लैश में वो बात बढ़ती चली जाती है और उस बात का फिर राजनीतिक दल जो है वो फायदा उठाते हैं। जहाँ पार्टी की आप बात करो ना,
तो असल में जाट वोट कभी कांग्रेस का रहा नहीं। ऐतिहासिक तौर पे हरियाणा में ट्रेडिशनली तो भाई इनेलो के थे हाँ, जाट वोटर्स। लोकदली जाटों को कहा जाता है कि लोकदली थे, चौधरी देवीलाल के साथ हमेशा लगभग रहे हैं। लेकिन ये जो आगे जो चीजें बढ़ती गई ना, जो 2004 में जो विवाद हुआ था, 2005-4-5 में जो विवाद हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भजन लाल जी के बीच में, वहां से वो शिफ्टिंग स्टार्ट हुई है, जाट वोटों की वो शिफ्टिंग स्टार्ट हुई है। और वो आते आते 2014 तक भी वो लगभग वो बातचीत आने लग गई थी धीरे धीरे। इनफैक्ट 2014 में एक रैली में मेरे को याद है कि नरेंद्र मोदी जी एक रैली में कैप्टन अभिमन्यु की पीठ थपथपा के आए थे। लोगों ने पूछा था और मतलब ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई बताओ कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। भाजपा का अमूमन ये स्टाइल है नहीं कि वो बताएं, लेकिन वो पीठ थपथपा दी थी, इशारा दे दिया था कि मुख्यमंत्री तो आपके सामने खड़ा है, लेकिन हुआ फिर कुछ और। तो ये कुल मिला के बातचीत ऐसी रही है। और ये एक तरीका है वोटों को डिवाइड करने का, एक तरीका है कि आपने जाट वर्सेस नॉन जाट जो है हरियाणा में कर दिया, और ये बड़ा आसान आपको वे आउट मिल गया कि आपको कौन सी वोट चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए। और जाटों की एक प्रॉब्लम और है, एक आम कहावत है ये जाटों में कि जाटड़ा और काटड़ा एक दूसरे को मारता है। मतलब हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि एक दूसरे को पकड़ पकड़ के खींचते हैं। तो आप अगर जाटों का आज का अगर वोट शेयर देखो ना, तो वो टोटली कांग्रेस में भी नहीं है, वो बटा हुआ है। वो जेजेपी में है, वो आईएनएलडी में है, वो आम आदमी पार्टी में है, वो बीजेपी में भी है, और फिर जो है वो कांग्रेस में है। मैक्सिमम वोट शेयर कांग्रेस में है, ये आप कह सकते हो। अच्छा, जाट नॉन जाट की जहां तक बात है, आप कह रहे हैं भाजपा कर रही है, तो जाट नॉन जाट की बात तो आप भी बहुत ज्यादा करते हैं। अब जैसे यूजीसी को लेकर के मैं एक रील आपका देख रही थी जिसमें आप कहते हैं कि जाट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके समर्थन में कोई नहीं बोला था। तो क्या ये मतलब बदलेगी राजनीतिक चक्कर में, तुमने हमारा साथ नहीं दिया था तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये मसला है? और एक दूसरी जगह आप कहते हैं कि भाई ये केवल फूट डालो की राजनीति है भाजपा की, ठीक है, उसमें भी आप क्लियर बहुत स्टैंड नहीं दिखता। आप बता दें भाजपा फूट डाले, लेकिन आपका स्टैंड क्या है ये जो यूजीसी में जिस तरह से बदलाव किएगा और जो बवाल चल रहा है इस पे? अब इस बात को जो आपने पहली पॉइंट ऑफ बात की कि जाटों को लेके आपने बोला कि भाई ये बदलेगी, वो है, मैंने उस रील में सिर्फ एक ही बात अपनी डाली थी, वो ये कि जिस प्रकार किसान आंदोलन के दौरान ये नैरेटिव चला गया कि किसान, असली जो किसान है वो तो खेतों में काम कर रहा है, यहाँ जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। तो मैंने एक रिप्लाई में यही बात कही कि जो असली जो स्वर्ण है वो तो अपने अपने काम कर रहे हैं। राजपूत देश में सेवा, अपनी बॉर्डर पे सेवा कर रहा है। जो पंडित जी हैं वो अपने मंदिर में वो कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये असली स्वर्ण नहीं है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कोई बात गलत कही। अब उसी नैरेटिव को जो बीजेपी ने आगे जो बात रखी थी उसी को तो मैंने आगे पुश किया है, यही बताने की कोशिश की। दूसरा जो आपने बात कही कि मैंने उसमें डिवाइड बताया, तो मुझे ऐसा लगा कि एक मात्र सोर्स बचा हुआ है जहां आप जाति को बहुत अच्छी तरह जो है वो घुसा नहीं पा रहे, वो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। ऐसा मुझे लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये बड़ा शानदार एक अपॉर्चुनिटी भी लगी, और एक 2012 में लास्ट टाइम अमेंड किए गए थे रूल, तो अब ऐसा क्या आन पड़ा था कि अब दोबारा आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत थी। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात आगे समझ में आने लगी कि ना अब आपको नींव पे वार करना पड़ेगा, आपको नींव पे चोट करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखो ना तो 80% जो इंडिया की 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 80% जो प्रोफेसर हैं वो स्वर्ण हैं, और 80% जो उनके वो हैं चांसलर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, वो भी स्वर्ण है। तो ये जो सारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये अगेंस्ट है एक तरह से। और 2 दिन बाद वो वापस भी ले लिया गया। तो करना क्या चाह रही थी बीजेपी बेसिकली यही करना चाह रही थी, जो जातिगत बात जो आम घरों में चलती है लेकिन वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाती। कॉलेज में 5 लोग अलग अलग जातियों के बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं, एक दूसरे को भाई बोल रहे हैं और कह रहे हैं जिंदगी भर साथ निभाएंगे, उनके बीच में फूट कैसे हो, उस टेबल को अलग कैसे किया जाए, जाति में बांटा कैसे जाए, वो काम जो बीजेपी ने कॉलेज से शुरू किया। तो वही मैंने बात की उस रील में भी। आपका क्या स्टैंड है? आप इन्फ्लुएंसर, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपका स्टैंड क्या है इस पे? ये जो सुधार, कथित सुधार हुआ है जिसमें, आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? आपका स्टैंड जानना है मुझे। मेरे स्टैंड से पहले, मतलब मेरा स्टैंड मैं आपको बता दूं, मेरे स्टैंड से पहले ये भी जान लिया जाए कि इसमें बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही पार्टी। क्या बीजेपी को भय लगता है कि अगर हमने यूजीसी को रोल आउट कर दिया तो स्वर्ण नाराज हो जाएगा? अब वो जब पीछे हो गया है तो अब जब दूसरे लोग जो बच गए वो सारे नाराज हो जाएंगे। यहां भाजपा असल में फंस चुकी है।
ये वो घड़ी है, अगर विपक्ष इसको उठाए, अच्छे से उठाए और इसको एक अच्छा आंदोलन बनाए, तो यहाँ सत्ता परिवर्तन का जो है ये एक रास्ता है जो नजर आता है। अच्छा, ऐसा कुछ मेरा आपको, सॉरी जी, इंटरवीन करने, आपको ऐसा भी कुछ लग रहा था कि वाटर टेस्टिंग जैसा कुछ बीजेपी कर रही थी? ये तो लगातार होता है, ये तो आप पीछे जितनी चीजें देखोगे ना, आप लगातार ये बीजेपी करती रहती है कि जो पानी के अंदर अभी कितनी सहने की शक्ति और बची है, तो ये लगातार होती आई है नीरज भाई। ये तो बड़ा कॉमन है, हर फील्ड में ये चीजें हैं, जहां भी बीजेपी इस काम को करती है ना, वो इसी तरीके से करती है। क्योंकि अगर कन्विक्शन होता तो जब सुप्रीम कोर्ट वापस ले रही है जी, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते, लेकिन ऐसा कोई स्टैंड तो दिखा नहीं सरकार की तरफ से। जी, अब बिल्कुल खामोश हो गए। तो अब ये दोनों तरह की बात होगी ना, कि एक तरफ स्वर्णों को जो है, जो कोर वोटर हैं उनको नाराज कर दिया, और दूसरी तरफ जो है वो फिर वापस खुश कर दिया उनको। अब जो ओबीसी है, एससी एसटी हैं, वो उनके पास ये बात पहुंचने तक, जैसे मैं एक 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा से पहले एक रिपोर्टिंग देख रहा था एक पत्रकार भाई की, तो वो यूपी में एक गांव में गए हुए थे। वहां जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है, उससे वो बातचीत कर रहे थे कि भाई आप कहाँ वोट डालेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। तो उसने बताया कि सरकार ने मेरे को बाथरूम के पैसे मिल गए हैं मेरे को, है ना, तो इस प्रकार की कुछ बात चल रही थी, लेकिन वोट तो हम प्रधान जी के कहने पर डालेंगे, जहां प्रधान जी बोलेंगे वहां डालेंगे। तो आज भी उस पूरे गांव की या उस प्रकार के हजारों गांव की जो वोट है ना, वो प्रधान जी के कहने पे टिकी है। अब प्रधान जी को कौन कितने कैसे मनाएगा, वो सबको पता है कि प्रधान जी को मनाया कैसे जाता है। अच्छा, कैसे मनाया जाता है, थोड़ा बता दीजिए, हमें ये तो पता है। ये तो जैसे हमारे एक हरियाणा के एक नेता हैं, वीरेंद्र डूमर खां, जो सर छोटू राम के वो हैं नाती हैं, तो उन्होंने कुछ साल पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपकी जेब में 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। 100 करोड़, वो उन्होंने ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है कि 100 करोड़ रुपए आपके होने चाहिए। तो इतना बड़ा नेता जब राज्यसभा के लिए बात कह रहा है, तो प्रधान जी कैसे मानेंगे? ये तो सब लोग समझ सकते हैं। और 100 करोड़ का खर्चा कहाँ होना है, प्रधान जी के घर में कितने मंजिलें और बढ़ जाएंगी, ये सब देख के थोड़ा बहुत अनुमान जो है वो लग सकता है। प्रधान जी के कपड़ों से, जूतों से, टोपी से, गाड़ी से आपको अंदाजा आ जाएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। चले, आपने राज्यसभा की बात की, राज्यसभा पे भी हम आएंगे, क्योंकि हरियाणा में बड़ा इंटरेस्टिंग उम्मीदवारों का चयन हुआ है, और हरियाणा की राजनीति हमेशा से बड़ा अच्छा इंसाइटिंग सा मामला दे देती है चर्चा करने के लिए, उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप ये बताएं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं या फिर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं जो समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, या एनालिसिस उनका जो है फैक्ट बेस्ड होता है, सवाल पूछते हैं, वो उन लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं। नौकरियों से निकाल दिए गए, और नाम लेके हम बात करें तो रवीश कुमार निकाले तो क्या गए, लेकिन मर्जर हुआ, उसके बाद रवीश ने अपना इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म चुना। अजीत अंजुम जी खुद का चैनल चला रहे हैं, अभिसार शर्मा, और बहुत सारे नाम हैं, न्यूमरस नाम हैं। कई महिला पत्रकार हैं जिनको गालियां आती हैं, अभद्रता की जाती है उनके साथ, क्योंकि वो सवाल पूछती हैं। निवेदिता लगातार रील बनाती रहती हैं, तो गालियां इनको भी पड़ती हैं। मैं तो केस कर देती हूँ। हम भी सुनते रहते हैं गालियां वालियां। आप इतना वोकली जब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो कभी इस तरह की घटना कोई आपके साथ हुई है, धमकियों वाला? मुझे लगता है कि जो मेरी बातें सुनता है ना, वो असल में उन बातों को सुनता नहीं है, वो एक नज़रिया लेके ऑलरेडी बैठा हुआ है, और उस नज़रिए के साथ उस बात को पॉइंट आउट करता है। तो जैसे यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मेरा चीज़ों को बोलने का तरीका यही है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे हर व्यक्ति के अकाउंट में, तो मैं तो मोदी जी से पूछता हूँ कि मोदी जी कब आएंगे, कृपया बताइए ना। सोनम वांगचुक का अगर आप केस देखो, तो 6th शेड्यूल की जो है बीजेपी ने ही तो प्रॉमिस किया था, उनकी डिमांड भी तो वही थी कि प्लीज लागू कर दीजिए इसको, आपने ही प्रॉमिस किया है। हम सब वही काम कर रहे हैं, तो सरकारें प्रॉमिस कर रही हैं काम। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, मैं तो कह रहा हूं सर कहाँ है, प्लीज दे दीजिए 2 करोड़ नौकरियां हर सवालों साल। से परे हैं ना मोदी जी भाई, अब कैसे सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, ये देखो, ये एक अलग बात है कि वो जैसे एक मैं राघव भाई के साथ भी, एक राघव त्रिवेदी के साथ एक चर्चा कर रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि अब तो बस उस चीज का इंतजार है कि कब वो मोदी जी ऐसे हाथ करें और उनके हाथ से एक रोशनी निकल के आए और सारे संकट हमारे दूर हो जाएं। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा है, वो कर चुके हैं बात। तो शायद हो सकता है हम वहां पहुंच चुके हों। वॉर रुकवा दी थी पापा। खैर आगे हम वैसे वेट भी कर रहे हैं, अभी वॉर चल रही है, तो एक बार पापा फिर इंटरवेन करें एक बार। अच्छा, ये बताइए, आपका जो कंटेंट है एंटी बीजेपी है, आप कह सकते हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट में बीजेपी है इसलिए एंटी बीजेपी है। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस की रणनीति जो है वो टीवी मीडिया से शिफ्ट होती है सोशल मीडिया की तरफ। गोदी एंकर्स बैन करो करके 14 लोगों की लिस्ट आती है, जिसके बाद से वो सोशल मीडिया पे जाते हैं। फिर हरियाणा इलेक्शन के टाइम पे एक रिपोर्ट आती है कि कांग्रेस ने बाकायदा जो है लोकल जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि वोकल हैं,
उनकी एक लिस्ट बनाई है जो उनकी तरफ से कंटेंट बनाएंगे। एंड इट वाज रूमर्ड कि आपका भी नाम है जो कि कांग्रेस की तरफ से कंटेंट बनाएंगे एंटी बीजेपी। कई जगहों पे मैंने ये रूमर इसीलिए मैं बोल रही हूँ, कितनी सच्चाई है इसमें, या फिर केवल अटैक है आपके ऊपर ये कि यू आर स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस मेरे से ऐसा कोई संपर्क करेगी, क्योंकि मैं कांग्रेस के कई नेताओं से बात कर चुका हूँ पहले भी, और बात मुद्दों पे और चीज़ों पे कर चुका हूँ, और मैंने उनके ऊपर भी सवाल उठाए थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी नेगेटिव लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले होगा कि ये तो हमसे भी सवाल करने लग जाएगा उस चीज़ को लेके। और ऐसा अमूमन होता है जो आपने जो जिक्र किया ना, जैसे बीजेपी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बीजेपी ने भी एक ऐसी लिस्ट बनाई हुई थी, और वो रूमर्ड नहीं, वो तो ऑफिशियल लिस्ट थी। उसमें अवार्ड्स तो एक ऐसा है कि लोगों को नजर आता है कि कुछ अच्छा काम किया है उसके लिए दिए हैं, लेकिन जो धनराशि जो प्राप्त हुई है लोगों को, और जो धनराशि आए महीने प्राप्त होती है आज भी, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब वो ऐसी अनऑफिशियल धनराशि है जिसका जिक्र आपको ऐसे मिलता है कि नहीं ये तो सपोर्ट मनी है, जैसे आजकल दहेज को गिफ्ट बोलने लग गए हैं ना, तो वो उस प्रकार की चीज है। तो ये सहायता राशि जो है कितनी होती है? ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस का साइज क्या है। आप 3 लाख 3.5 लाख वाले कितना है, मतलब कितना मिलेगा? मेरे पास तो ऐसा अभी तो कोई ऑफर आया नहीं कि मेरे को मैं आपको खुल के बताऊं कि ऐसा कुछ है। हाँ, एक मेल अभी रिसेंटली आई थी, उन्होंने बोला था कि आप जो हरियाणा में पेंशन स्कीम है उसकी तारीफ कर दीजिए, और आपको हम 80,000 रुपए जो है उसके लिए देंगे, एक रील अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए। तो किसी एजेंसी की तरफ से आ रही है या नेताओं की तरफ से, मंत्रालयों की तरफ से, सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से? नहीं, ये डायरेक्ट कभी गवर्नमेंट कांटेक्ट करती ही नहीं है भाई नीरज भाई। ये तो जैसे अभी कुछ वो इन्फ्लुएंसरों ने डाला था ना कि कांग्रेस ने ऐसे संपर्क किया, ना ही तो उन्होंने नंबर दिखाए कि कौन था वो संपर्क करने वाला, कुछ नहीं दिखाया, तो वो दिख भी रहा था कि बहुत फ्रॉड और वेग से मैसेज है। अब ये तो बच्चा भी जानता है, मतलब रिश्वतखोर भी ये जानता है कि रिश्वत कैसे लेनी होती है ना। अच्छा, बीच में इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक हुई थी कि एक्सपोजे हुआ कि कई इन्फ्लुएंसर्स ने रील बनाया कि हमें कांग्रेस ने मेल भेजा कि हम पैसे देंगे, तुम हमारे लिए कंटेंट बनाओ। फिर पता चलता है कि उन्हें पैसे बीजेपी से मिले थे, ये बोलने के कि उनको पैसे कांग्रेस से मिले हैं। ये एक्सपोजे होता है पूरा। तो आप कह रहे हैं आपको नहीं इधर से आया ना उधर से, तो फिर इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू, हाउ डू दे सर्वाइव? सर्वाइव करने के लिए हम अपना श्रम करते हैं, हमारा और कोई वो है बिजनेस है, हमें काम है, उसमें हम काम करते हैं, तो वो हमारा सर्वाइवल का वो है। कुछ यूट्यूब वगैरह जो चैनल्स हैं वो चलाते हैं। जब बिल्कुल ही जेब खर्च कम हो जाए तो नीरज भाई जैसे अच्छे पत्रकार से हम बोल देते हैं कि हमें वो करें सर, सपोर्ट करें, डोनेट करें, QR कोड हम आपको भेज देंगे। हमारे जैसों को इन्होंने नौकरी देके सपोर्ट किया था। हम भी टीवी के भागे हुए हैं। निवेदिता, आप हमारे साइड हैं। बहरहाल, जब सपोर्ट की बात कर ही रहे हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ ही महीनों पहले मेरे हिसाब से सब लोगों ने देखा होगा, अडानी साहब के जो हाउसेज हैं वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गए। वही इन्फ्लुएंसर जो हैं अडानी और मोदी के गठजोड़ पे हमेशा सवाल पूछते रहे। अब जब अडानी की हॉस्पिटैलिटी को उन्होंने एंजॉय किया तो उसके पक्ष में भी उन्होंने लिखा, फिर ये भी जाहिर किया कि हमने जो देखा वो लिखा। ऑब्वियस सी बात है, वो पता पड़ता है कि ब्रांडिंग कैंपेन था अडानी का जी, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उसमें दिखे हैं। ऑफर तो आया होगा। ऐसा होता है नीरज भाई, और ये बड़ी आम चर्चा है। हर इन्फ्लुएंसर जो चाहे वो सरकार के सपोर्ट में बनाता है या एंटी कंटेंट बना रहा है, ऑफर सबके पास आते हैं। जैसे मैंने एक ऑफर का जिक्र किया तो मैं एक और बात आपको बता देता हूँ। अब इन्फ्लुएंसर काम कैसे करते हैं, वो है कि किसी के पास फाइनेंशियल स्ट्रेन है कि भाई उसके बजट नहीं वो हो पा रहे, तो इसलिए वो किसी भी प्रकार का पैसा लेने के लिए तैयार होता है। डायरेक्ट कोई पार्टी पैसा किसी को ऑफर नहीं करती, मतलब पैसा एजेंसीज होंगी बीच में, वो एजेंसीज के थ्रू आता है। पता भी नहीं होता कि कौन इस कैंपेन को स्पॉन्सर कर रहा है, बस एक अंदाजे लगा लिए जाते हैं ये कर रहा होगा। जैसे शंकराचार्य के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया अभी रिसेंटली, मेरे पास भी उसका ऑफर आया। किसके खिलाफ? शंकराचार्य के खिलाफ, किसके जरिए? अब ये कुछ डिटेल मेरे पास भी नहीं है कि किसने चलाया ये। मेरे पास ये ऑफर आया एक एजेंसी का कि ऐसे ऐसे एक कैंपेन है, तो आपको शंकराचार्य की निंदा करनी है जितनी हो सके उसके ऊपर। तो अब मेरा पॉइंट उसमें ये था कि मैं मतलब करना ना करना वो तो बाद में डिसाइड करता, लेकिन मेरे कुछ उस पर पॉइंट थे। मैंने उस पॉइंट के एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जो मेरे थे मैंने वीडियो बना के भी डाली। एजेंसी के लिए नहीं, मेरे पॉइंट पे। एजेंसी उस पॉइंट से एग्री नहीं थी। मेरा पॉइंट ये था कि शंकराचार्य पे जो अभी एक्ट लगा, पॉक्सो एक्ट लगा, उस एक्ट के मैं समर्थन में नहीं हूँ। ये ऐसे घिनौने काम तो पहले भी होते हैं, जो धर्मगुरु हैं उनने काफ़ी किए हैं, जेल भी गए हैं उस चीज़ के लिए। शंकराचार्य जो कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है,
मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। शंकराचार्य कहते हैं कि जो जातिगत व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। मैंने बहुत क्लियरली उसमें मेंशन किया। लेकिन शंकराचार्य जब ऑरेंज कलर के भगवा रंग के वस्त्र पहन के सरकार को चैलेंज करते हैं तो एक पूरे देश में मैसेज जाता है कि कोई भी संत, कोई भी इस प्रकार का आदमी जो साधु है, संत है, या इतने बड़ी पीठ का वो है, उस पर बैठा हुआ है, वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। युवाओं में मैसेज जाता है कि सरकार से सवाल पूछने चाहिए, हमें पूछना, सवाल आना चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूं, उस बात का, शंकराचार्य की। और मुझे इसमें दिक्कत ये भी लगी, जिस व्यक्ति ने केस लगाया था उस व्यक्ति के साथ बहुत सारे फ्रॉडबाजी के और धोखाधड़ी के जो ऑलरेडी हैं वो आरोप भी लगे हुए हैं उस व्यक्ति पे। और ये ऐसा क्यों हुआ कि योगी जी के साथ जब उनकी डायरेक्ट टकराहट अभी रिसेंटली, उसके बाद ही ऐसा क्यों हुआ? मतलब अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध हुआ है तो अब से पहले ये चीज बाहर क्यों नहीं आई? आनी चाहिए पहले भी। ठीक बात। अब तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है क्या कि एक कंफ्यूजन में आप घिर जाते हो? जैसे शंकराचार्य की आपने जो बात की, भाई इस्लामोफोबिया शंकराचार्य के अंदर भर के है, जिसका हम विरोध करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सह सकते इस चीज़ को। कास्टिस्ट रिमार्क या फिर जो ब्रह्मैनिकल पूरा सिस्टम है उसको अपहोल्ड करने का, उसको मेंटेन करने की विचारधारा उनकी है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो अब सवाल पूछते हुए दिखते हैं। तो इनके दो ट्रेट्स ऐसे हैं जिनका समर्थन किया ही नहीं जा सकता। सवाल पूछने का जो ट्रेट है वो बढ़िया ट्रेट है और सबके अंदर होना चाहिए वो ट्रेट। टाइमिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है कि पॉक्सो एक्ट लगा, किस वक्त आप लगा रहे हैं वो देखा जाएगा। तो टाइमिंग के चक्कर में कई बार जिन लोगों का हम समर्थन नहीं भी करना चाहते उनका समर्थन करना पड़ता है, ऐसा होता है। आप उसी तरह का आप एग्जांपल शंकराचार्य का मान सकते हैं उस चीज को लेके कि मैं समर्थन सिर्फ उसी पॉइंट पे कर रहा था। और पॉलिटिकली चीजें जो होती हैं वो सारी टाइमिंग की होती हैं। मतलब आपके पास दो चर्चाएं चल रही हैं, उस चर्चा में आपको डिटेल डालनी है और किस प्रकार आप डिटेल डालोगे वो भी मैटर करती है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आई है अमित शाह जी की, वो उत्तराखंड में रैली कर रहे हैं। अब उत्तराखंड की जो मेजोरिटी पर पॉपुलेशन है वो ब्राह्मण और राजपूत हैं। वो लोग नारा लगा रहे हैं कि यूजीसी वापस लो, यूजीसी वापस लो। हालांकि स्टे लग चुका है, फिर भी नारा लगा रहे हैं। अब ये तो सरकार को भी नजर आने लग गया है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ जो हो रही है ना, ये आपके ही उसमें पाले में गड़बड़ी करेंगी। और समर्थन की बात है, ये तो देखो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो बड़े चूजी हैं इस मामले में भी, कि यहाँ पक्ष नजर आए, यहाँ पक्ष नजर नहीं आए। अब मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने शंकराचार्य वाला कैंपेन बड़े हंस के स्वीकार लिया। और वो सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंटेंट बनाते हैं। अब आप किसी को पर्सनली तो उस बात के लिए बोल नहीं सकते, लेकिन इच्छा है कि किसको कौन सा पाला सेलेक्ट करना है। तो धन मैटर करता है। हाँ, जिसके पास नहीं है रोजगार, जिसके पास नहीं है कोई काम, जिसका काम ही कंटेंट क्रिएटर है, तो शायद उसको ये इंपॉर्टेंट लगता होगा कि जनता के मुद्दों से ज्यादा जो है वो धन अच्छा है। लेकिन हु डू वी ट्रस्ट ना? हम तो मेन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी से आदमी स्विच किया सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे भी अगर वही हो रहा है, बल्कि ज्यादा खतरनाक तरीके से हो रहा है, पर्सनली ही डील हो जा रहा है, वो तो फिर भी करोड़ों वाले हैं सरकारी पे। यहाँ तो मतलब एजेंसीज के थ्रू सारी चीजें हो जाए, तो हु डू वी ट्रस्ट? फिर आपको ट्रस्ट करना ही नहीं है, आपको सिर्फ सवाल करना है। आपको अपने इन्फ्लुएंसर से भी, जिससे आपको इसको आप फॉलो करते हो, आपको उससे भी सवाल करना है। आपको लगता है ना ये थोड़ा सा खिसक गया है, सवाल करो कि मुझे लगता है तुम बिक गए हो। अनफॉलो करना ना करना वो एक अलग चीज होती है और वो एक अलग वो है, लेकिन सवाल करना है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर भी आपको यही सिखा रहा है। उसकी बेसिक तो चीज यही है कि सवाल करना ही तो आपको सिखा रहा है कि गवर्नमेंट से सवाल पूछो, अपने घर पे सवाल पूछो, सोसाइटी से सवाल पूछो, मंदिरों में जाओ सवाल पूछो। तो आप उससे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मतलब ऐसी क्या फॉलोइंग है, ऐसा क्या आप जड़ हो गए हो कि नहीं उससे नहीं पूछेंगे, ये तो हम तो ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ही देगा हमें? नहीं, ये यकीन मत करो। ये तो मैं भी आपको खुले खुले मेरे पे भी मत करो। अगर मैं कंटेंट बनाता हूँ, आपको लगता है कि मैं खिसक गया, सवाल पूछो। एक शेर मैंने बहुत पहले लिखा था, किसी भी शख्स पर अंधा भरोसा कब मुनासिब है? जो दिखते रहनुमा हैं लोग वो भटका भी सकते हैं। तो कोई भी आपको कभी भी भटका सकता है, इस बारे में तो आपको नज़रिया खोल के रखना चाहिए। अच्छा, आप 2 बार एक बात बोल चुके हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, उनके लिए तो मैटर करता ही है। फिर आपने बोला आपके और बिजनेसेस या जब भी हैं जहाँ से आप मैनेज हो जाता है। मतलब राहुल सिंहमार अब तक नहीं बिके हैं क्योंकि धन तो है। सेलेक्टिव हो सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है सेलेक्ट करने का। हाँ, क्योंकि धन है तो इसलिए ना। हाँ, अब धन के अलग अलग साधन होंगे, तो उन साधनों पे चोट पहुंचाया जाता है सत्ता के जरिए, जिनसे आप सवाल पूछते हैं। कभी कोई चोट पहुंचा है इस तरह का? अभी तक डर नहीं लगा कभी? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डर का ऐसा है नीरज भाई, मेरे पास
हाँ पैतृक जो है कुछ ज़मीन है, तो मेरे को ये तो पता है कि मेरा खाना तो कोई नहीं छीन सकता, और खाना तो खैर जेल में भी मिलता है। तो मतलब पलटने के आपके चांसेस नहीं है क्या? नहीं पलटने बहुत के, लोगों को देखा है क्योंकि मैं कोई ना तो सरकार को गाली गलौज करता हूँ, ना मैं कोई ऐसी भाषा का उपयोग करता हूँ किसी को पर्सनली ऐसा लगे, ना किसी के परिवार के बारे में ऐसी कोई बात होती है। मैं सिर्फ उन पॉलिसीज के बारे में जो उन्होंने बनाई हैं, जो उन्होंने खुद प्रॉमिस की हैं, मैं उनको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ बार बार कि सर इसको ठीक कीजिए प्लीज़, इसको ठीक कीजिए, ये देश में जो हो रहा है ना, ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको आप ठीक कीजिए, मेरी सड़क पे गड्ढे हैं ना, वो मुझे पता है आपके कारण है, तो इसको ठीक कीजिए प्लीज़। और ऐसा हुआ है, एक दिल्ली वाला नाम से एक लड़का, एक इन्फ्लुएंसर है, उसने काफ़ी वीडियो बनाई इन चीज़ों को भी लेके, और उसकी वीडियो से वहाँ चीज़ें भी ठीक हुई हैं। स्ट्रीट लाइट को लेके वीडियो बनाई, स्ट्रीट लाइट लग गई। तो ऐसा नहीं इन्फ्लुएंसर काम नहीं कर रहे, इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। लेकिन हम एक ही प्रकार की चीज़ को लेके चलें कि नहीं मैं तो, मेरे को कोई जेल में उठा के डाल देगा। अब इसी चीज़ को तो आप, मेरी तो खैर 31 साल की उम्र हो गई है, 22-23 साल की उम्र में भगत सिंह वो कारनामा कर गए, अगर हमें वहाँ से भी प्रेरणा नहीं मिलेगी तो फिर क्या हम सीखें उस बात को। नरेंद्र मोदी चुनावी मंचों से जब रील बनाने की बात करते हैं तो कैसा लगता है बीइंग एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर? अच्छा लगता है हमारा प्रधानमंत्री क्या हमें शानदार चीजें बता रहा है। लेकिन सौरभ भाई नीरज भाई बुरा जो है ना, बुरा और ज्यादा तब लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसा भाषण देते हैं और ये नहीं बोलते कि मित्रों ये मैंने गलत बोला, मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ। बुरा उससे भी ज्यादा तब लगता है जब धर्मेंद्र जी को 2 हफ्ते पहले मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा मार दिया जाता है और एक बार भी पलटकर माफी नहीं मांगी जाती उस चीज के लिए। ये बुरा इसलिए लगता है क्योंकि ये तो ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने हैं कि भाई कितना सफेद झूठ, साफ साफ झूठ बोला गया है। आप सोच के देखिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट और स्ट्रेटजीज और टीम लगाकर आपको छोटी छोटी बातों पर कैसे घुमा दिया जाता होगा। मतलब बुरा इसलिए लगता है कि 80 करोड़ लोगों को जो आप फ्री में राशन दे रहे हो 5 किलो, उस बात को ग्लोरीफाई किया जाता है, इस पे बुरा लगता है। मतलब ये बात तो छुपाने वाली है। एग्जैक्टली इसको आप दिखा रहे हो, इसको आप बता रहे हो, अखबारों में छपवा रहे हो। ये आपके अचीवमेंट नहीं हो सकती ना। एग्जैक्टली, ये 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन पे महदूद कर रहे हैं जी, और तब आप अखबारों में ऐड डालते हैं कि अन्न वरदान दिया जा रहा है जी कृपा। तो ये बहुत बुरा लगता है इन चीजों को देख के। इन चीजों को देख के भी बुरा लगता है कि जब एक रेप का कन्विक्टेड आदमी, जिसके साथ आपका पास्ट में आपका इतिहास रहा है, आपकी स्टेज आपने शेयर किया है उसके साथ, उस आदमी को पैरोल मिल जाती है, वो घूम रहा है बाहर और हर क्रूशियल मौके पे पैरोल मिलती है। बिल्कुल, इलेक्शन जब आते हैं जब फटाफट ये काम हो जाता है। बैनर लगे हुए दिल्ली में चारों तरफ देख रहा हूँ, मातृ पितृ दिवस के 14 फरवरी को जो था उसके बैनर लगे हुए हैं। सोनम वांगचुक, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। उमर खालिद का ट्रायल नहीं हो रहा है। बुरा लगता है इन सारी चीजों को देख के। याद होगा आपको, चुनाव से पहले पॉडकास्टर्स थे 1-2 जिनके पास हर मंत्री जाता है पॉडकास्ट करने के लिए। उस समय ये बात हुई थी कि आजकल पॉडकास्ट का मतलब हो गया कि एक को व्यू चाहिए, एक को अपनी इमेज क्लीन करनी है, इसी वजह से पॉडकास्ट होते हैं। आपने अंकित नरवाल का पॉडकास्ट किया है शायद। अंकित का नाम जो है वो मर्डर से भी जुड़ा हुआ था और अभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ रहा है। तो उनका आप पॉडकास्ट करते हैं, उनको एक स्टेज मिलता है जहाँ पे वो अपनी बातें करते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई दबाव था कि भाई इसको देखने के लिए लोग आएंगे, या फिर रीज़न क्या था कि आप ऐसे लोगों को जिनके ऊपर क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आप उनको स्पेस देते हैं अपने मंच पे? मैंने उनकी एक यूट्यूब पे वीडियो देखी। उस वीडियो में वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपको लगता है कि बदमाशी जो है वो बड़ा ग्लैमरस चीज़ है, लग्जरी चीज़ है, लेकिन बदमाश को एक कोने में बिठाया जाता है। एक थानेदार से भी कम लेवल का एक सिपाही कोई आके उसको 5 थप्पड़ मारता है आते जाते वक्त, वो बदमाश जो अपने उस सरगना के साथ लिंक बताता है, उसके साथ ये कार्य होता है। जब वो जेल में जाता है, 6 बजे उसको बाहर निकाला जाता है, 6 बजे उसको वापस रात को बंद कर दिया जाता है। 5 मिनट लेट वो आ सकता है ताला खोलने के लिए, जल्दी नहीं आएगा। इस प्रकार की पूरी सिचुएशन जेल की और पूरी जिंदगी की उन्होंने एक्सप्लेन की। मुझे लगा कि जब वो इस प्रकार एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे और सवाल पूछे जाएं कि उनको आज ही ये क्यों समझ में आई ये बात, कि उनको आज ही एक्सप्लेन करना चाहिए। रंजिशें जो आपस में होती हैं गैंगस्टर्स की, वो क्यों होती हैं,
ये भी लोगों के सामने लाई जाए बातें। तो ये सारा जो मसला खड़ा होता है ये क्यों होता है, तो मैंने उसी प्रकार के उनसे सवाल पूछे ताकि जो यूथ है, अब आज क्या होता है, जो बदमाशी और जो गैंगस्टर वाला जो पार्ट है ना, वो तो सेकंड उसमें आता है, स्टेज में आता है। पहली स्टेज जो है वो हाथ में दारू की बोतल है और गाड़ी में जो गाने हैं वो बदमाशी वाले, पहली स्टेज ये है। यहाँ से आप बिल्डअप होना शुरू होते हो कि हाँ मेरे को तो अब मैं फील आने लग गई है कि मैं गैंगस्टर एक बनने के लिए वो हो गया हूँ। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी से कोई साइड काट ले या कोई टकरा जाए या कोई आपको ट्रैफिक पे कुछ बोल दे, फिर आप दूसरी स्टेज में कन्वर्ट होते हो। तो वो युवा वहां तक ना पहुंचे, उस चीज को ना अपनाए, उसके लिए वो सामने वो चीजें पेश की। विजय माल्या के पॉडकास्ट के बाद जो एक बहस हुई थी जिसमें काफी जो है प्रोग्रेसिव इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, पॉडकास्टर्स हैं जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि क्यों ऐसे आदमी को जगह देना है, फिर तो ये बहस ही बेमानी हो जाती है। फिर तो विजय माल्या ऑल्सो डिजर्व्स इट, उसको भी जगह मिलनी चाहिए। तो आपका भी यही मानना है कि सबको स्पेस दो? जो विजय माल्या का पॉडकास्ट अगर आप देखोगे ना, तो विजय माल्या वाले पॉडकास्ट में बड़ी अलग तरीके की बातें थी। उनका पूरा पक्ष सुनने के लिए वो पॉडकास्ट किया गया था कि आपका क्या कहना है इस बारे में। मैंने जो पॉडकास्ट किया वो इल्जाम लगाने के लिए किया कि ये जो चीज है ये आप कर रहे हो और आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपके सवाल दरअसल वो तय करते हैं कि आप पीआर कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। और पीआर करना तो गड़बड़ी मामला है। पीआर क्यों करना है, किसी बदमाश का पीआर क्यों करना है? आप सामने सवाल पूछिए। और किसी का भी पीआर क्यों करना है भाई? अगर हम पब्लिक स्टेज पे हैं और मास कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं तो हमको अवेयर भी करना है, लोगों को नॉलेज भी इम्पार्ट करना है, परसुएड भी करना है सही चीजों की तरफ। तो उसके लिए तो हमारे सवाल ही तय करेंगे। जब फिल्में देखते हैं सर कभी लास्ट कौन सी देखी? मेरे को याद भी नहीं है सर ऐसे तो। लास्ट मैं एक सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स, उसमें बड़ा मेरे को मजा आता है, मतलब वो मैं तीसरी बार देख रहा हूँ। ज्यादा केरला स्टोरी नहीं देखी? नहीं सर, मेरे को लगता है कि कश्मीर फाइल्स ये सिर्फ है ना, ये मंत्रिमंडल के लिए बनाई गई है फिल्में। ये मंत्रिमंडल जो है भारत मंडपों में बैठ के कहीं अच्छी सी जगह में शानदार लग्जरी एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जाएगा और शानदार मूवी देखेंगे और क्या क्या फिल्म बनाई है। अच्छा, बीच में पता है क्या हुआ था? पता नहीं कौन से सितारे मिले थे जब राहुल जी के विचार जो हैं वो हिंदुत्ववादियों से मेल खा गए थे। जस्ट अ बॉय करके एक गाना जिसमें भगवानों का चश्मा लगा के भगवान गाड़ी चला रहे हैं और ये चला था, आपके याद होगा, ट्रेंड होगा कि तुम इतने निडर कैसे हो, तो क्योंकि मेरे साथ ही है। तो भगवान जो है वो चश्मा लगा करके, उसमें हनुमान जी भी हैं, जीसस भी हैं, ये लोग एक कार से चल रहे हैं, तो कूल डूड्स कि ऐसे लोग हमारे साथ हैं। तो आपका उस पे कहना था कि क्या अब ये अपमान नहीं है, क्या ये नहीं पाखंड को बढ़ावा देना? और कुछ दिन बाद ही देखते तो हिंदुत्ववादी संगठन ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर करा देते हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तब भी सवाल उठा था भाई इतनी तो आजादी हमें है ना कि हम अपने भगवान को अपने तरीके से देख पा रहे हैं। 33 करोड़ है, कहता है कि हिंदुत्व में इतनी तो कम से कम आजादी, यही तो तर्क दिया जाता है। तो आपके विचार जो है जब उनसे मिलते हैं, मेरा सवाल ये है, अच्छी बात है ना कि नया जनरेशन अपने भगवान को, अपनी आस्था को नफरती तरीके से नहीं, अपने वही जेंजी कूल डूड स्टाइल में शंकर भगवान को भी देख रहा है, उसमें जीसस भी बैठे हुए हैं, तो इट्स अ गुड थिंग ना। आप वहां पे विरोध करते हैं और वही हिंदुत्ववादियों का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ये मेल हुआ कैसे? इसमें क्या होता है, ये तो मैं ऐसे बहुत सारे और भी सवाल इस प्रकार के उठाता हूँ। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली जो है हनुमान जी को पतंग की तरह उड़ाया था, तो मैंने उस पर भी सवाल उठाया था कि ऐसा ये नहीं करना चाहिए। अब देखो वो अलग बात है, प्रधानमंत्री जी हनुमान जी से ऊपर हो गए हों तो शायद वो मेरे को जानकारी उस बात भाई वो राम जी की उंगली पकड़ के अयोध्या तक हाँ ले गए। वो बिल्कुल, तो हो सकता है वो ऊपर नॉन बायोलॉजिकल तो वो भी है। हाँ, ये जानकारी हमसे बाहर की है। जो मैंने रील बनाई उस रील में सिर्फ मैंने यही कहा था, मैं पाखंडवाद के खिलाफ खूब रील बनाता हूँ। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक अनिरुद्ध आचार्य जो है 131वें माले पे चढ़े हुए थे, तो मैंने उस रील में उनको साफ साफ यही कहा था कि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। आप बोल रहे हो ना कि मैं इस कांच पे जो है भगवान के भरोसे खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ उन अधर्मी लोगों को जो आपके ऊपर सवाल उठाते हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, एक सबूत दे दो, आज छलांग लगा दो, बस तो 131 भगवान भरोसे लगा दो सर छलांग। मतलब मैं तो उनके सपोर्ट में ही बात कर रहा हूँ ना। अब कोई इसको नेगेटिव ले रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो सपोर्ट में प्रमाण दे दो सर, जब है तो भरोसा तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं। अब जो रील वाली जो आपने बात की ना, अब यह दो चीजें हैं। एक तो है धर्म का एक स्वरूप जिसमें हमारे नो दर्शन भी आते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, सब कुछ आता है हमारा। और एक है पाखंडवाद कि आपने धर्म को सिर्फ एक धंधा मात्र बना दिया। आप पर्चियां बना रहे हो बैठ के, 50,000 लोग आपके सामने बैठे हैं, वहां आपने ऐसे हाथ कर दिया और एक कूद के पड़ा पीछे, आप बोल रहे हैं अरे मुसलमान। मतलब ये आपने धर्म का स्वरूप बना दिया है। धर्म में असल में कोई जगह है ही नहीं इन चीजों के लिए। एग्जैक्टली।
धर्म का जो एक नॉर्मल जो स्वरूप है ना, आप उसको रखिए ना। अब आप मूर्तियों पे मूर्तियां नहीं पेश करे जा रहे हो, आप मंदिर ऐसे बना रहे हो जैसे राम जी के मंदिर में राम जी का एक युवा रूप का वो दिखाया गया है, जो मूर्ति बनाई गई है उसमें कोई शस्त्र वस्त्र भी शायद, ऐसा मैंने सुना है कि वो हाथ में, मैं तो गया नहीं हूँ, तो ऐसे पकड़ाया गया। तो यह क्या दिखाना चाह रहे हो? हमारी जो बोलचाली भाषा में हम सीताराम बोलते थे हमेशा, राम राम तो हम हरियाणा में बोलते आए हमेशा से। ये जय श्री राम जो है, ये एग्रेसिव जो चीज, एग्रेसिवनेस आप लेके आ रहे हो उधर। अच्छा, जय श्री राम तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल नारा है। हाँ, पॉलिटिकल, ये चीजें कैसे आ रही हैं? तो मैंने उसमें यही सवाल उठाया था, जब आपको छोटी छोटी चीजों में ये लगता है कि हमारे धर्म को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या है सर? आपने चश्मा लगा के चला दिया भगवानों को, गाड़ी में बढ़िया ड्राइव कर रहे हो। अब बात वो नहीं है जहां वो भगवान वहां तक पहुंच गए हैं। अब भगवान वो उसी उसी उसमें अवस्था में भगवान के हाथ में सिगरेट आने में देर नहीं लगेगी। वो भगवान के हाथ में वो भी आ जाएगी, फिर भी आप उनको ये बोल दोगे कि जेंजी हैं यार, जेंजी तो पीते हैं, हो सकता है। शंकर जी तो उसको आप और भी बढ़ा सकते हो। नहीं, उसको भी ग्लोरीफाई किया गया ना, शंकर जी की उस बात को भी ग्लोरीफाई किया गया। आप देखो कावड़ यात्रा में, देखो लोग जा ही इसलिए रहे हैं भांग मिलेगी। नहीं, ये सारा एजेंडा ही वो है। आप भांग को हटा दो वहां से, आप देखो कौन जाएगा वहां। होली का क्रेज ही खत्म हो जाएगा। होली का क्रेज खत्म हो जाएगा। कावड़ यात्रा में जो वो होती है ना, वो मटकियां होती हैं, उनके अंदर दारू डाल रहे हैं, उनके अंदर वहां वही चल रही है, रात को पी रहे हैं। सब सारे नियम है, कावड़ को नीचे नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, पर खुद को पवित्र रखना, खुद के अंदर शराब जा रही है, गांजा जा रहा है, कुछ जा रहा है, वो सारे नियम वहां तार तार। एक बात बताओ सिंघार साहब, आप जेंजी वर्ड भी हम लोगों ने यूज कर लिया। जी सर। कांवड़ यात्रा की बात हम लोग कर रहे हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है लगभग जेंजी को सेंसिटाइज करने के लिए किया जाता है ना। कितना सेंसिटाइज हो पा रहे हैं? कारण ये जो जेंजी है, आप जो जिक्र कर रहे हैं कि दारू रख रहा है कांवड़ यात्रा के दौरान भी, ये भी जेंजी ही है। सवाल पूछना है, वो जेंजी पूछ नहीं रहे हैं। तो आपका, आपके जैसे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स का, या फिर ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का जो सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग लगातार पूछते रहते हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ता है जेंजीज पे? सर, मैं इसको कोई पैमाने में नाप नहीं सकता कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है जेंजीज पे इन सारी चीज़ों का, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मतलब जैसे मैं भी कुछ लोगों से मिलता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो और वो कर रहे हो। मैं भी उनको यही कहता हूँ कि भाई कहीं मैं गलत हो जाऊँ तो मेरे से भी सवाल ज़रूर करना। अच्छा काम वो तभी होगा। तो धीरे धीरे ऐसा मुझे लगता है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जो ये बड़ी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा है या जो बड़े संगठन हैं, उनको ये भी लगता है कि इनका जो पूल है ना, जो एक देखने वालों का एक पूल है, वो 1-2 करोड़ लोगों का पूल है। अब ये वहीं तक सीमित रह जाएंगे। हमारे वोटर तो वो हैं ही नहीं। हमारे वोटर तो ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं जेंजी होता क्या है। तो उस प्रकार के वोटर हैं, वहां तक ये लोग पहुंचेंगे नहीं, तो इनको करने दो एंजॉय। ये फॉलोवर यहाँ खेलते रहेंगे, हम असली काम हमारा वहां कर देंगे, ग्राउंड पे चल रहा हो। हाँ, तो मुझे ये दोनों प्रकार की बातें लगती हैं कि अब ये एनालाइज करना है इस चीज को कि कितना असर हो रहा है और वो नहीं हो रहा। वो तो आप जैसे अच्छे समझदार पत्रकार जो हैं, वो लोगों के बीच में जाके और इस चीज को पूछेंगे, तब और बेहतर उस चीज का पता लग पाएगा। मतलब कभी मोहम्मद दीपक भी दिखता है, तब तो लगता है कि असर पड़ रहा है, लेकिन वहीं पे ऐसे लोग भी दिखते हैं जो एक घटना को, जो पारिवारिक झगड़े थे 2 परिवारों के, उसमें कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कि हम ईद पे होली मनाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें दिखती हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अंतिम सेगमेंट की तरफ हम थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, चर्चा लंबी चल रही है, हरियाणा की तरफ लौटते हैं जी ना। हमने ये बात की शुरू में कि हरियाणा से बहुत बड़ी खेप जो है पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की, वो निकली है और बड़ा अच्छा काम आप सब लोग कर रहे हैं। हरियाणा के चौधर की हमने बात की कि एक स्वाभिमान होता है, सही को सही बोलते हैं, गलत के खिलाफ खड़े होते हैं। हरियाणा के महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ, जंतर मंतर पे वो बैठी रही। हरियाणा में कोई उस तरह का एक जो सेंसिटाइजेशन होता है या आंदोलन होता है अपनी बेटियों के पक्ष में, क्यों नहीं दिखा? वो हर चीज को लगभग है ना बांट दिया गया है, कम्युनिटी वाइज, पार्टी वाइज, हर चीज को बांट दिया गया है। वरना वही हमारे प्रधानमंत्री जो ये कह रहे थे पीठ पे थपके लगा के कि विनेश तो मेरे परिवार की है, जब वही महिला पहलवान वहां बैठी थी तो प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं किया उसी मुद्दे को लेके, उसी चीज को लेके। अब ये सेगमेंट बटा हुआ है, जब कोई हुड्डा परिवार का या कोई कांग्रेस का नेता वहां नजर आता है तो बीजेपी उससे दूरी बना लेती है, उनके खुद के परिवार के लोग दूरी बना लेते हैं। अब हुड्डा परिवार का भी कोई अगर नजर आ जाए तो दिखता है कि भाई कांग्रेस का भी है, हुड्डा है, जाट है, तो फिर दूसरी कम्युनिटीज उस चीज से जो है वो पीछे हट जाती हैं। और थोड़ा अगर पहलवानी में भी आप मानो ना, तो जैसे जो जाट जमींदार लोग हैं उनके पास ज़मीनें थी,
तो ज़मीनें थी, तो उनके पास पशु भी थे, तो दूध वूध पीते थे, कुश्ती वुश्ती वो जो ज़्यादा करते थे। तो वो जो पहलवानी वाली जो बात है, और वो गाँव देहात में अभी भी ऐसी लगभग बनी हुई है। मतलब एक अंकित भैयापुरिया हैं जो एक अलग उसका नज़रा जो पेश कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए वो चीज़। लेकिन वो ऐसी ही बनी हुई थी कि जो पहलवान होंगे ना वो तो जाट ही होंगे, और वो उसी सेगमेंट को लेके वो महिला पहलवान वाला जो वो था मुद्दा था, अब उसको वहीं तक छोड़ दिया गया, सीमित कर दिया गया जाति को लेके। आपने चर्चा की शुरुआत में एक बात बोली थी, एक दृष्टांत का आपने जिक्र किया था कि किस तरीके से हरियाणा की औरतों ने हुड्डा साहब को पकड़ा और नंगे पैर उस गली से घुमाया जी, जहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई थी, जो भी था मसला। खड़े होते हैं ना हरियाणा के लोग जी, कैसे बट गए? मतलब हरियाणा को थोड़ा समझाइए आप, लोग कैसे बट गए? ये सारे लोग पॉलिटिकल हो गए। ये पॉलिटिकल तो हरियाणा के रग रग में बसा है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बेटियों के सम्मान में आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इतना बुरा हावी कैसे हो गया पॉलिटिक्स आपके ऊपर? या आपका थॉट? आजकल बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये तो आजकल कहीं भी आसान है, बड़ा आसान है। 2-3 अलग अलग जो है चीज़ें काम करती हैं। मतलब जो बीजेपी का जो सिस्टम है ना, जो मैं सिस्टम समझ पाता हूँ, वो ये है कि 20 लोगों पर भी उन्होंने एक जो है मंडल का या ऐसा कोई अध्यक्ष एक लोवेस्ट लेवल पर भी बना रखा है। वो 20 लोगों से भी चर्चा करता है, वो 20 लोगों से नैरेटिव बिल्डिंग जो है वहाँ स्टार्ट करता है कि वो पहलवान वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनकी वजह से वो बैठे हुए हैं। अब जब जन आंदोलन की आप बात करते हो ना, जन आंदोलन जब बनता है जब एक मुद्दा हो, एक चीज हो। अब जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेके एक मुद्दे पर, एक आंदोलन पर चौधरी देवीलाल पूरे हरियाणा में घूमे थे और सबको इकट्ठा कर दिया था उस एक मामले में। अब उसी प्रकार का कोई मुद्दा अगर आए आगे तो वहां पे जन आंदोलन बनेगा। और ये जो बटने वाली आप बात करते हो, इसमें सिस्टम काम कर रहा है पूरा। मेन स्ट्रीम मीडिया एक अलग अपना काम कर रही है। जैसे एक मेरा साथी मेरे साथ काम करता था, तो उसकी दादी जो है, उसकी दादी की पेंशन जो है हुड्डा सरकार में बनी, लेकिन वो बाय कास्ट जो है वो ब्राह्मण था। तो कहता नहीं मैं तो बीजेपी को वोट डालूंगा, मैं डालूंगी। उसकी दादी कहती, तो उसने पूछा कि क्यों दादी, तो मेरी तो पेंशन बनाई। तो उसने बोला कि तुम्हारी पेंशन तो हुड्डा की सरकार में बनी थी, कांग्रेस ने बनाई तुम्हारी पेंशन। तो कह नहीं फिर मैं तो बीजेपी को ही डालूंगी। तो ये जो ये कम्युनिटी डिवाइड है ना, ये ऐसे नहीं बना। ये मेन स्ट्रीम मीडिया से उस चीज़ की शुरुआत होती है। अब वो सोशल मीडिया पे धीरे धीरे यूथ के बीच फैलती जा रही है। और जो ये मैंने आपको कहा ना कि मंडल छोटे छोटे अध्यक्ष पन्ना प्रमुख जो बना रखे हैं बीजेपी ने 20-20 लोगों पर, वहां से उस नैरेटिव बिल्डिंग की शुरुआत होती है। कोई आंदोलन बनता है उससे पहले उसको दबा दिया जाता है, वो एक नैरेटिव अलग सेट करके। और राजनीति की जो बात है वो तो पूरे देश का सेम हाल है। मतलब आप किसी प्रकार का नैरेटिव, किसी प्रकार की चीजें बना सकते हो। अब महिलाओं की जहां बात कर रहे हो, ये तो एक महिलाओं को लेके ऐसा मुद्दा था। महिलाओं के हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं पर ऐसे आरोप लगे हैं जिन्होंने महिलाओं की जासूसी तक करवाई है। ऐसे भी आरोप लगे हैं हमारे देश के नेताओं पर। अच्छा, हर बार नाम ले रहे हैं और इस बार नाम छुपा गए। उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं, वो तो सबको पता है। वीडियो डाउन करवाना है क्या? ऐसे ये तो ऑफिशियल डाटा भी है कि हर 4 मिनट में ऐसा कुछ डाटा है कि एक रेप का जो घटना है वो सामने आती है। हम क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए? अब जहां हम आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, मान लो हम 3 लोग बैठ के बोल दें कि एक कानून बनाओ रेप के खिलाफ, कि रेपिस्ट अगर आपको लग जाए ना कि वो रिपोर्ट से पता लग जाता है कि भाई रेप हुआ है या नहीं, सजा उसको फांसी दे दो, बनाएगा कौन सर? 200-250 से ज्यादा तो एमपीज पे रेप के मुकदमे हैं। वो लोग अपने खिलाफ कानून क्यों बनाएंगे? सही बात है। अपराध क्यों नहीं कम हो रहा है महिलाओं के खिलाफ? क्योंकि अपराधी वही संसद में बैठे ये इतनी बड़ी जो चीज है उसके खिलाफ कानून नहीं बन पा रहा पूरे देश के रुख पे। आप वो महिलाओं वाला जो वो था आंदोलन था, वो तो बहुत छोटा एक आंदोलन था, एक छोटी सी चीज थी। तो उस मुद्दे को वहीं शांत कर दिया जाता है। नहीं, छोटी फिर बैरिकेटिंग आप देखो, उस मामले में बैरिकेटिंग, मतलब हर शहर में बैरिकेटिंग लगी हुई है। लोग जाना चाह रहे हैं ना, जा नहीं पा रहे। शहरों में चक्का जाम था उस समय, मतलब शहरों से बाहर नहीं निकलने दे रही पुलिस। तो तंत्र वहां गांव में भी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, फिर तंत्र यहां भी काम कर रहा है कि पुलिस जाने से रोक भी रही है। लेकिन तो मेरा ये मानना है ना राहुल भाई कि निर्भया रेप केस जो बहुत चर्चित रहा, और मुझे लगता है आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट की जितनी भी बात कर लें, वोट्स का कंसोलिडेशन जितना निर्भया रेप केस के कारण हुआ, या जितनी फजीहत उस वक्त की सरकार, यूपीए सरकार की हुई उस चीज में, मुझे नहीं लगता वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कम था किसी भी लेवल पे। क्योंकि मोरालिटी बहुत निजी मामला है। मेरे लिए कोई चीज़ मोरल हो सकती है, आपके लिए वो चीज़ इमोरल हो सकती है, वो निजी मसला है। लेकिन सोसाइटी की अपनी एक मोरालिटी होती है,
वो मोरालिटी कहीं ना कहीं खत्म होता सा दिखता है इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी जिस पे मैं चाहूंगी कि आप आंसर करें। अब आप देखिए जैसे कि कहीं के भी गाने और फिल्मों से पता चल जाता है कि वहां के लोग महिलाओं के लिए कितने संवेदनशील है, कितने। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री है जो, पता चल जाता है कि ये लोग कैसे महिलाओं को ट्रीट करते हैं, बहुत ही अश्लील तरीके के गाने बनते हैं। अब आप ये देखिए कि बादशाह गाना बनाते हैं जी, हरियाणवी फोक सॉन्ग है, उसमें वो बोलते हैं, वो भी स्कूल की ड्रेस में बच्चियों को दिखा करके कि आया बादशाह घोड़ी चढ़ाने, डोली चढ़ाने, इन सबके घोड़ी बनाने, ये वो यूज करते हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि हरियाणा में विरोध हुआ, बहुत ज्यादा नेशन वाइड हुआ विरोध, आप अगर देखें तो। और ऐसा पहली बार है नहीं, वहीं का ही गाना है कि मारूंगा तन्ने दारू पी के मुंह दिखे मुंह दिखे, ठीक है। आप वो ये क्राइम है, वो गाने की लिरिक्स में है। तो जिस संवेदनशीलता की बात होती है, तो भले ही कानूनी मदद कुछ भी हद तक मिली है महिलाओं को, स्थिति पहले सुधरी है, लेकिन संवेदनशीलता तो अभी भी नहीं है ना वहाँ पे महिलाओं के लिए। ये बिल्कुल आपकी एकदम सच बात है, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं इस बात को लेके। ये इंसिडेंट मेरे साथ बहुत पहले होता है, उसके बाद फिर मैंने इन चीज़ों पर और सोचना और जानना शुरू किया। मैं एक बार राजस्थान में गया हुआ था, तो राजस्थान का व्यक्ति कोई हम लोग बातचीत कर रहे थे बैठ के, तो वो कहते हैं यार हरियाणा में बहुत सही है, मतलब मज़ा है, सब बढ़िया है, बस एक प्रॉब्लम है यार, मतलब औरत तो सारे दिन काम करती रहती है, मर्द बैठ के हुक्का पीता रहता है और बोलता रहता है ये कर ले वो कर ले। तो ये जो पितृ सत्ता का जो एक हाईएस्ट लेवल का जो एग्जाम्पल है ना, वो आपको हरियाणा में देखने को मिलता है, ये बात सच है। और ये जो आप गाने की बात कर रहे हो, ये सारी कल्चरल चीज़ों से वहीं से निकल के आती हैं। आप कितना ही ग्लोरीफाई कर लो दूध दही का खाना और ये सब पहलवानों की धरती और किसानों की धरती, ट्रू हम सल्यूट करते हैं उन सारी चीज़ों को, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको बार बार आगे लाना पड़ेगा और बार बार आपको बोलना पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स के बारे में। आप सेक्स रेशो को देख लो, वहाँ भी आपको नजर आता है मुश्किल से वो चीज़ थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई है जी, वरना आज भी वो सेम हाल है। मतलब मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ, मेरे रिश्तेदारों में, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों की जाँच करवाई है कि मेल होंगे फीमेल भ्रूण की जांच हो रही है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि किस लेवल तक वो चीज़ें गई हुई हैं डीपली, कि नहीं बेटा चाहिए। तो ये समझने वाली बात है। और मुझे लगता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, जैसे बाबा साहब ने भी कहा था ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बहुत बड़ा हथियार है कि अगर आप शिक्षित हो, और सरकारों की भी अगर आप पॉलिसी देखो तो सरकार यही तो कर रही है ना। जैसे एक हमारे भाई हैं कन्हैया कुमार, उनकी एक बात है कि आपकी बेटी आपके पास आती है, आपके बच्चे आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए। आप चॉकलेट नहीं देते उसको, आप उसको उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देते हो। अब वो ये चॉकलेट नहीं मांगेगी, बोलेगी अलमारी से नीचे उतारो। सरकार यही कर रही है, हमारे साथ यही कर रही है। हम जो डिमांड करते हैं ना कि वुमेन सेफ्टी की डिमांड करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करते हैं, हम ओवरऑल सेफ्टी की और चीज़ों की डिमांड करते हैं, हम फूड सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, ये हमारी डिमांड्स हैं, जो बेसिक हमारी जो चीज़ें हैं कि हमें ये चीज़ दो। सरकार क्या कहती है कि छोटा सा पटाखा, जैसे कल गिरिराज जी ने कह दिया एक बात है ना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो छोटा पजामा पहनता है। वहां वो सुतली बम होता है ना, वहां फेंक दिया, अब सब वहां इकट्ठे हो गए। हाँ। पूरा सोशल मीडिया वहां घूम रहा है, वो डिमांड्स वहां अकेली खत्म हो गई। ये 2 दिन वो चलेगा और फिर वहां सुतली बम फूट जाएगा, कोई एक अलग बयान आ जाएगा। तो बीजेपी ने कुछ लोगों को ऐसे भी छोड़ा हुआ है, ये 10, 12, 20 लोगों को बोलो, जो मुंह में आए वो बोलो, जितना खराब, जितना गिरिराज सिंह, ये सब लोग उसी लिस्ट के लोग, उसी जितना बोल सकते हो उतना बोलो। तो जो आपने कहा ना कि वो तो एक्सेप्टेंस वाली बात है, वो बिल्कुल सोचने वाली बात है। और जहाँ उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं ना, हरियाणा में एक मेजर रोल खाप पंचायतों का भी इसमें बहुत मेजर रोल रहा है। मतलब मैं आज भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस बात को कहता हूँ कि अब चाहे वो महिलाओं के हक में बात हो या चाहे वो दलित और पिछड़ों के हक में बात हो, जब भी खाप पंचायतें बैठती हैं, मुझे इतना प्रतिनिधित्व उन लोगों का नजर नहीं आता। अगर एक महिला के जीवन के बारे में, घटना के बारे में फैसला होता है तो 5 पंच महिलाएं बिठाइए ना, वो करेंगे फैसला, वो बेटर समझ पाएंगे उस चीज को। मतलब महिलाओं की बेहतरी का फैसला आपको करना है, महिलाएं उसमें है ही नहीं। एग्जैक्टली। खाप के तो ऐसे फैसले आए हैं कि क्या ही ये उसी प्रकार की बात है ना सर, कि वो शेर जो है जंगल में चुनाव लड़ रहा था और ये कह रहा था कि चुनाव जीतते ही जो है मैं घास खाना शुरू कर दूंगा। तो ये उसी प्रकार की बात हुई, उसी प्रकार का मामला हो गया। अच्छा, हरियाणा के बारे में ज्यादा बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, बड़ा निजी सा लगाव है। वैसे तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, आधा मुझे लगता है मैं हरियाणवी हूँ। और हरियाणा को मैंने जितना देखा, समझा, जाना ना, बहुत ज्यादा कम्युनल सा मुझे ये राज्य लगा नहीं कभी भी। हरियाणा में धार्मिकता का भोंडा प्रदर्शन होता हुआ मैंने नहीं देखा।
कि सुबह शाम मुझे कोई घंटी बजाता हुआ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लोग अपने आप में मस्त हैं और बढ़िया काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली जो पैट्रियार्क वाली आप समस्या बता, वो तो है ही है जी। हरियाणा के अंदर। पिछले कुछ सालों में अलग अलग जगहों पे, नूह और गुड़गांव की बात करें, वहाँ तो खैर अपेरेंटली दंगा हुआ है। जी। बादशाहपुर में गरीब बुजुर्ग मुसलमान की का दुकान जला दिया जाता है, जय श्री राम के नारे के ऊपर हिंसा होती है। जो अधिकारी हैं वो इकोनॉमिक बाइकआउट की कोशिश करते दिखते हैं मुसलमानों की। तो कम्युनल आरोपण जो है वो आपको लग रहा है हरियाणा के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है? ये तो एक सिंपल सा प्लान है, ये तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान जो है वो चल ही इन चीज़ों पे रहा है, लेकिन हरियाणा में इस तरह का था नहीं। लेकिन हरियाणा इन चीज़ों से बहुत बहुत बचा रहा है, सर, बहुत लंबे देश भी समय ऐसा तक। नहीं था वैसे तो। बहुत नहीं, ये भी आपने बहुत ठीक बात की, देश भी ऐसा नहीं था हमारा। बहुत लगातार बहुत सारे सालों तक इन चीज़ों से हरियाणा बचा रहा है। जैसे आपने तो बात की ना कि बहुत आपको कोई आदमी जो मंदिर में जाता हुआ नजर नहीं आएगा और इस प्रकार की घटनाएं, क्योंकि वो बेसिक जो चीज़ें थी ना, वो हमने शुरुआत ही हमारे दिन की वहाँ से की कि एक दूसरे को मिलेगी, राम राम जी। अब हमारी राम राम वहीं हो गई ना। तो अब लोग इसको डिफाइन भी करते हैं बहुत बार, जैसे अब कि एक तो गांधी के राम है, कबीर के राम है, ये हरियाणा वालों के राम है, तो ये अलग राम है। तो राम राम जी से हमारी शुरुआत हुई और वहीं तक बस सीमित है। उसके बाद भाइयों में बैठ गए, अपने खेत में चले गए, कुछ काम कर लिया, कोई नौकरी पेशे वाला आदमी नौकरी पेशा करने चला गया। सबसे लगभग जो है वो लगाव जुड़ाव रहा है। और अगर जहाँ कमी भी रही है ना, मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर खाप पंचायतों को इस चीज़ में स्टैंड लेना चाहिए, आगे आना चाहिए कि जहाँ कमी रही है ना, उन कमियों को सुधारा जाए, उनको फाइंड आउट किया जाए। क्योंकि अगर कोई कम्युनल चीज़ें इंजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्पेस है। एग्जैक्टली मतलब वो दबा हुआ है, वो छुपा हुआ है, जो भी है, लेकिन वो है, तभी वहां से आग सुलग रही है ना। तो वहां वो आग बढ़ी है तो वो इसी हिसाब से बढ़ रही है। मतलब मैंने भी जातिगत तौर पे अगर मैं बात करूं तो जातिगत तौर पे मैंने भी कुछ चीजें ऐसी देखी हैं कि गांव में कोई आता है, हमारे घर पे भी मैंने ऐसा देखा है कि नीचे बैठा आके पानी पिया तो ये मेरे को ऐसे पिला दो पानी। तो मैंने खुद उन चीजों के उसमें स्टैंड लिया खिलाफ कि नहीं, आप मेरे साथ बैठो, नहीं आप पानी ऐसे पियो। तो ये बेसिक जो चीजें हैं यहाँ से। और कमाल की बात ये है कि जब मैंने वो चीज की ना, तो मेरे को मतलब इतना, अभी मैं बोल रहा हूँ जो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस बात पे, मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि वो लोग जो हजारों सालों से अपने आप को पिछड़ा या दबा हुआ या कुचला जो अपने आप को समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि हमारी जगह वही है, अगर आप उनको पानी भी पिला देते हो ना, वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। उसमें भी वो लोग कहीं ना कहीं अपनी बेहतरी मान रहे हैं। मतलब ये हमारी नीचता है कि किसी आदमी को पानी पीने पर अपनी बेहतरी समझनी पड़ रही है कि मैंने खड़ा होकर इसके साथ में बैठ के गिलास में पानी पी लिया ना, दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। ये अचीवमेंट नहीं है सर। और जब उसको रोकने के लिए कानून बनता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। तो वो एक स्पेस है, ये इसको हम नकार नहीं सकते, वो स्पेस बना है। और इसलिए कम्युनल जो चीजें जो आप बोल रहे हो कि आपने मेवात में जो चीजें देखी, वो इसलिए हो पा रही हैं। तो मेनलैंड हरियाणा अगर हम कहें, रोहतक, झज्जर, सोनीपत में, जी जी, क्या इन एरियाज में भी ये इंजेक्शन आप फील करते हैं? ऐसा है। मतलब इसको आप दो तरीके से देख सकते हो कि एक तो जो छुपी और दबी हुई जो चीज़ें हैं उसको आप उस तरीके से देख सकते हो। दूसरा, जब हम जातिगत चीज़ों पे बात करते हैं ना, कि जैसे हम बैठे हैं और बात करें, जैसे आपने सवाल पूछा कि आप जाट हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मैं जाट पैदा हुआ। तो अब वो कहने का मेरा मतलब ही ये था कि मुझे कोई प्राउड नहीं है उस बात पे कि मैं जाट हूँ या फिर मैं कुछ अलग हूँ और वो हूँ। मैं पैदा हुआ, वो संयोग था, वो हो गया। अब उसके बाद जो है वो मेरा जीवन एक नॉर्मल इंसान की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही जीऊँ और ना ही इस चीज़ को लेके आऊँ। क्योंकि ये प्राउडनेस है ना, ये एक समय तक मेरे अंदर भी थी कि मैं जाट हूँ, कुछ विशेष है। गाड़ियों में लिखवाया जाता है। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा था। हालांकि मैंने अपनी गाड़ी के पीछे मेरे पिताजी का नाम लिखवा रखा है, उसका कुछ और रीजन है, पर मैंने भी कुछ लिखवा रखा है। वो पिताजी का दबाव तो नहीं है? आप मान सकते हो। आजकल दबाव में बहुत कुछ हो रहा है भाई, पूरे देश में ही हो रहा है। आप उस बात को मान दो, क्या पता कल को एक और पिताजी का नाम लिखवाना पड़ जाए या स्टिकर लगवाना पड़ जाए। तो ऐसा है, लोग बोलते हैं, गाड़ियों के पीछे भी आप देखेंगे और ये खुलेआम प्रदर्शन किया जाता है इस बात का भी कि हाँ मैं जाट हूँ और वो हूँ। बस यहाँ समझने वाली सारी बात ये है कि जब आप ये बोलते हो ना, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं राजपूत हूँ, बस आप ये समझो जो आप ये कह रहे हो इसका मतलब क्या है सर? सबको पता है। आपका सरनेम शर्मा दिख गया ना, आप पंडित हो, आप पता है क्यों। आप क्यों बता रहे हो विशेष, क्या है इसमें विशेष? अपने आप सुपीरियरिटी जो एस्टैब्लिश हो जाएगी उसकी। वही आप सोचोगे ना, आपको समझ किस चीज की सर, किस चीज की सुपीरियरिटी? आपकी 6 उंगलियां हैं, 2 सींग हैं ऊपर, मतलब है क्या एक्स्ट्रा आपके पास जो किसी और के पास नहीं है?
लगभग सारी चीजें आपके पास शारीरिक रूप पे, बुद्धि के रूप पे सब कुछ सेम है, हर एक चीज सेम है। अब आप सिर्फ इस चीज के लिए प्राउड फील करो कि मैं दूसरों को लूटता आया हूं, तो ये प्राउडनेस नहीं है, इससे बड़ी नीचता नहीं हो सकती। ठीक बात है। कि आपने दूसरों को लूटा है, या तो आप इसलिए प्राउड फील कर रहे हो, अपने क्राइम को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। और ये भी है ना, क्राइम को अपने क्राइम मान रहा है कि नहीं, वो ये भी है। कंडीशनिंग ही ऐसी है, उसको क्राइम लग ही नहीं रहा है। क्राइम मानने की जगह प्राउडनेस दिखा रहे हो उस हाँ, क्राइम में कि हम भी। बड़े रहे, यही तो होता है। हाँ, ये लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए, जो होता है ना हर जगह पे, जो खुद को ऊपर मानता है और जो खुद जिसकी कंडीशनिंग हो गई कि तुम नीचे हो, चाहे औरतें भी हो, चाहे दलित, उनको लगता है अरे अच्छा हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, अच्छा मेरे पति ने जो बोल दिया हो, तो वो ये तो एक मेंटालिटी भी होती है। तो साइकोलॉजी जो है ना, बहुत सही से इस्तेमाल किया गया सालों साल, मतलब इतने पुराने समय से। इसमें मेरा एक पॉइंट और है, मतलब मैं खुद के एग्जांपल से मैं इस बात को भी बता सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारी ऐसी महिलाओं को देखा है। अब ये पता नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कंडीशनिंग से, ये उन सारी चीज़ों से ये चीज़ें हो रही हैं कि उनकी कंडीशनिंग ऐसी रही होगी, सामाजिक दबाव उस प्रकार का रहा होगा। लेकिन मैंने बहुत सारी महिलाओं को ऐसे देखा है, अगर आप उनको बताओ, मैंने कोशिश की है, उनको बताओ, वो समझ भी नहीं पाती कि हकीकत में ये हमारे अधिकार हैं। मतलब ये हमारी ही विफलता है कि वो ऐसी बन गई कि उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे राइट हैं, मैं भी एक इंसान हूं, मैं बराबर की इंसान हूं, उतनी ही बराबर की इंसान हूं। तो ये भी हमारी ही विफलता है एज ए कलेक्टिव। ये तो होता है, मेरे समाज सिंदूर न लगाने पे महिलाओं ने ही मुझे सबसे ज्यादा टोका है, पुरुष तो बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते सामने। चलो बिल्कुल लास्ट में आप देखिए, लेके चलिए अंत की तरफ। चर्चा जो है वो शुरुआत में हमने कही थी राज्यसभा चुनावों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज, जैसे जो भी चीज होती है गड़बड़ हमेशा, जैसे हम आजाद हुए तो हम जिस दिशा में चलेंगे वो दिशा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त की सरकार ने तय किया जी। तो सत्तारूढ़ लोग जो रहेंगे वो दिशा और दशा तय करते हैं। फिलहाल जो दिशा और दशा दिख रही है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा कम्युनलिज्म है, और आपने जो कहा क्राइम में प्राइड ढूंढ लेने की एक कवायद दिखती है। तो ये सत्तारूढ़ पार्टियां कर रही हैं। ऑपोजिशन कौन होता है? मुझे लगता है केवल पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन होती है, सिटीजनरी अपने आप में ऑपोजिशन होता है, मीडिया को ऑपोजिशन होना चाहिए, और पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो है ही। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल ऑपोजिशन अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है? वो जो स्पेस है जहाँ पे कम्युनलाइजेशन उग सकता है, वो जो स्पेस है जहाँ पे कास्टिस्ट आइडियाज़ जो हैं वो पनप सकते हैं, उस स्पेस को कम करने की कोशिश पॉलिटिकल ऑपोजिशन ठीक तरीके से कर पाती है? सर मुझे ये लगता है कि ये पिछले 1-1.5 साल में इम्प्रूवमेंट हुई है। जो 10 साल जो बीते हैं, 2 योजना जो गई है ना, वहाँ पर आप उस बारे में चर्चा ना ही करो तो बेहतर है। मतलब वो एक ऐसा चर्चा का विषय है कि आप चर्चा ही नहीं करना चाहते कि क्या अच्छा काम किया विपक्ष ने, उस चीज़ को कैसे डील किया। विपक्ष आज तक जो काम करता है, पिछली 2 योजना में करता है, वो हमेशा डिफेंस की भूमिका विपक्ष की रही है कि वहां से बोल आएगी, वहां से मुद्दा आएगा, आपको सिर्फ शील्ड लेके उस मुद्दे को वो करना है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ये वैसा होगा, सिर्फ इतना करता है। विपक्ष ने बैटिंग तो शुरू कभी की ही नहीं। और आज जो पिछले 1.5 साल में मैं बात कह रहा हूं, तो इसमें वो इन्फ्लुएंसर भी हैं जो सोशल मीडिया पे, आप और हमारे जैसे ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, वो भी एक पुरजोर विपक्ष की जो है भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का भी कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, जैसे अभी ये AI समिट में जो बात थी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के पास वो तंत्र है, सत्तारूढ़ी पार्टी है, वो पैसा है कि वो गलगोटिया को भुला देते हैं और वो यूथ कांग्रेस का जो वो था प्रदर्शन था उसको चमका देते, हाईलाइट करवा देते। हैं। इसीलिए मैंने बोला भी था कि स्ट्रेटेजिक रूप से ये गड़बड़ निर्णय हो सकता है, लेकिन आपको अगर सही साबित करना है तो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, ब्रांडिंग पे, प्रमोशन पे, आपको जिंदा रखना पड़ेगा। ऐसी एक घटना हरियाणा में पहले हो चुकी है। अनिल विज जी जो है उन्होंने तो कुर्ता भी निकाल दिया था। Exactly. तो अपना पूरा बॉडी दिखा के मतलब नग्न प्रदर्शन की जब बात चल रही थी, बहुत भयावह तस्वीरें और वो तो मतलब होम मिनिस्टर रह चुके हैं तो हरियाणा। मैंने और निमित्ता ने चर्चा किया था उससे मुद्दे विज साहब का वो पूरा फुटेज हमने लगाया। मैं तो इन यूथ कांग्रेस के साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूँ, बनियान तो कम से कम पहनी थी। अच्छा, पॉलिटिकल ओपोजिशन की जब हम बात करते हैं ना, एक आरोप खासतौर पे जो मेन ओपोजिशन पार्टी है कांग्रेस भी लगता है कि बहुत मन से चुनाव लड़ती नहीं है। खासतौर पे आपके राज्य में, हरियाणा में तो इतने सारे गुट हैं, समझ ही नहीं आता कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है कि बीजेपी कांग्रेस से। अब फिलहाल राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार का चयन हो चुका है। कर्मवीर बौद्ध हैं जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। क्या उनका बैकग्राउंड है? थोड़ा बहुत
हरियाणा से आप हैं तो थोड़ा सा बताइए। अम्बेडकराइट हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, काफ़ी अच्छा। कांग्रेस ने अपना एक टीम बना रखी है प्रॉपर, उस टीम के थ्रू वो सेलेक्ट होके आए हैं उसमें। और कांग्रेस में काफ़ी नए हैं वैसे तो ये। मेरी विधानसभा है महम विधानसभा, वहाँ में इनका गांव आता है, बहनी महाराजपुर नाम से इनका गांव है। अंबाला बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, चंडीगढ़ में सचिवालय में इनका काफ़ी अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ इनके साथ ये है कि ये हरियाणा में जो टीम है, अपने हरियाणा में जो धड़े हैं, उनमें से किसी धड़े में से नहीं है। सवाल इसीलिए उठ रहा है जी। कि भाई आपको जब राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार चुनना था जी, तो जो सालों से आपके लिए कार्यकर्ता काम कर रहा है, उस कार्यकर्ता में आपको कोई अम्बेडकराइट क्यों नहीं मिला? अगर आपको वही आइडियाज चाहिए थे तो कांग्रेस में अम्बेडकराइट्स की कमी है, कांग्रेस में वैचारिक लोगों की कमी है कि बाहर से आयात कर लिए जाते हैं लोग। इस नज़रिए से ना देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो स्थापित करना चाह रही है चीज़ें, वो ये करना चाह रही है, जैसे हरियाणा में लगातार गुटबाजी देखने को मिली। एक प्रकार तो वो अजय और आनंद वाला जो मामला था कांग्रेस में, अब राहुल गांधी मुझे लगता है ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस हो, और चाहे वो स्टेट की बात हो, चाहे वो नेशन वाइड बात हो, तो कैंडिडेट वहां से आना ये सिंपल एक संकेत है उस चीज को लेके। अब ये चीज सफल कितनी होगी, हाँ, ये मेरा अगला सवाल भी था जी। क्योंकि आपके हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में स्याही बदल दी जाती है। जी जी, बदल दी जाती है ना। तो क्या करमवीर बौद्ध साहब का जो ये इम्तिहान है, या ये कहिए राहुल गांधी का इम्तिहान कह लें, कांग्रेस का इम्तिहान कह लें, इस इम्तिहान में सफल होते दिख रहे हैं? हरियाणा की राजनीति को आप अच्छे से समझते हैं, उस लिहाज से बताइए। हरियाणा की नहीं है तो देश की राजनीति का सवाल है। हरियाणा में तो ये पहले एक बार हो भी चुका है। हाँ। जब कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी ने अपनी जो वोट वो की थी, शिफ्ट की थी। इनफैक्ट हिमाचल के भी राज्यसभा चुनाव में एक बार ये पहले हो चुका है। तो ऐसा तो लगता नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है। और दूसरा अगर आप देखो तो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सतीश नांदल जो चुनाव में आए हैं, अब उनकी एंट्री से एक समीकरण बनता है कि उनको सिर्फ 9 वोट चाहिए। मतलब संजय भाटिया को अगर 31 वोट चली जाएं और वो सीधे सीधे जाएंगे राज्यसभा में, उसके बाद 17 वोट और बचती हैं बीजेपी की, 3 निर्दलीय मिला लो और 2 आईएनएलडी के वोट मिला लो, जो कि लगता है कि आ ही जाएंगे। 22 वोट इकट्ठे हो जाते हैं, तो 9 वोट और चाहिए, 31 वाला जो कैंडिडेट जीतेगा। ऐसे तो देखो तो करमवीर बौद्ध भी डायरेक्टली जीत सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन मुझे लगता है कि 9 वोट जो सतीश नांदल को चाहिए, इनके आने की ज़्यादा संभावना है कांग्रेस का फिलहाल का जो मामला देखते हुए। क्योंकि अभी जो विधानसभा जो हरियाणा में चुनाव हुए थे, उस चुनाव में भी यही देखा गया कि सिर्फ एक जातिगत टिप्पणी हुई थी, उस एक जातिगत टिप्पणी ने पूरे चुनाव को बदल दिया। और वो किसी सीनियर लीडर ने नहीं, एक आम कार्यकर्ता, एक बुजुर्ग ने वो टिप्पणी की थी, और उसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव जो है वो फेरबदल हो गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ एक दूसरे को आगे बढ़ाने से ज़्यादा, वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा में यूजुअली यही होता है कि उसको कैसे नीचे गिराना है, दूसरे को कैसे नीचे गिराना है, उसका खेल ज़्यादा नजर आता है। अब रिसेंट की एक फोटो भी थी, शायद आपने देखी हो तो, रणदीप सुरजेवाला बड़े खुश नजर आ रहे हैं उस फोटो में, करमवीर बौद्ध के साथ खड़े हैं। हुड्डा साहब का जो चेहरा है वो उतरा हुआ है। अच्छा। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो सीधी सी बात है वो चेहरा उतरने ही वाला है उनका। वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, वो इसलिए खुश नजर आ रहे हैं, उनका बड़ा गुट भी नहीं है, लेकिन कम से कम उनके गुट से नहीं तो किसी एक गुट, हुड्डा साहब के भी गुट से नहीं आया। मतलब उसको खींच लिया तो कम से कम ये ठीक है। तो वो इसलिए खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे कि भाई ये जो डिसीजन है, अब राहुल गांधी ये लगभग डिक्लेयर करना चाहते हैं कि भाई ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, अपनी टीम वो बना रहे हैं जिसमें वैचारिक लोगों को लेकर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हार भी सकते हैं और हारने की संभावना ज्यादा है, तो क्या राहुल गांधी की टीम से कांग्रेसियों को कोई दिक्कत है? असल में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस वाला मामला बहुत जबरदस्त मामला है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। हुड्डा साहब ने इलेक्शन से पहले जब उनको पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया तो वो एक बार आंख दिखा चुके हैं, एक बड़ी रैली कर चुके हैं, वो संभावनाएं व्यक्त कर चुके हैं कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है। तो जब एक लीडर इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना लेता है क्षेत्र में, तो कांग्रेस में ये हमेशा से होता हुआ है। इनफैक्ट ये तो स्टेट लेवल की बात है, कांग्रेस तो नेशनल लेवल पे भी फट गई थी, मतलब दो फाड़ हो गए थे कांग्रेस की, तिवारी कांग्रेस और रेड्डी कांग्रेस अलग अलग जो है हो गए थे उस समय। तो ये हरियाणा में आपको साफ साफ नजर आता है। और दूसरा, एक मैंने इसी चर्चा में बहुत पहले कुछ देर पहले एक बयान बताया था बिरेंद्र डूमर खां का कि 100 करोड़ रुपए लगते हैं राज्यसभा जाने के लिए। अब तीनों उम्मीदवारों को देखो तो संजय भाटिया तो साफ साफ राज्यसभा की उनकी दिखती है टिकट। करमवीर बौद्ध जो हैं वो बेचारे नॉर्मल व्यक्ति हैं, सरकारी अभी रिटायर हुए कर्मचारी हैं।
इनमें से जो धनाढ़ व्यक्ति हैं वो सतीश नांदल हैं। उनके 13-14 अलग अलग स्टेट्स में जो है वो उनका व्यापार है। अग्रवाल जी जो है उनके पार्टनर हैं उन व्यापारों में, और उनके जो पहले से ही अच्छे संबंध हैं उनके बीजेपी से, और लगभग हर पार्टी से डोनेशन भी उनका आपस में चलता रहता है। तो उनको सिर्फ 9 विधायकों को जो है वो राजी करना है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस लेवल का व्यापारी आदमी, इतना बड़ा व्यापारी आदमी, 9 में से अगर उसके पास 4-5 की ऑलरेडी नहीं होगी उसकी जेब में विधायक, तो वो फॉर्म नहीं भरेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 विधायक उसके पास ऑलरेडी हैं। अब जो तलाश है वो और 4-5 विधायकों की तलाश है वो पूर्ण उसको करने के लिए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा है बाकी। तो ये बड़ा जबरदस्त राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, और इसमें दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर करमवीर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है वो हरियाणा से शिफ्ट होके सेंटर में जाएगी, राहुल गांधी के पास जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा के साथ ये काम लगातार करते आए हैं। जैसे आज की ही राहुल गांधी एक सोनीपत में मदीना गाँव है, वहाँ पे शादी में पहुँच गए, किसी को बताया ही नहीं, बिना बताए। ऐसे ये काम राहुल गांधी करते रहते हैं लगातार। तो ये संकेत वहीं जाते हैं कि भाई ये जो आपका यहाँ वर्चस्व है ना, इसको मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन अब उसको हराना है तो अब हुड्डा गुट को ये काम करना पड़ेगा कि करमवीर बोध को जो है वो हराया जाए। और यहाँ प्रॉब्लम हुड्डा साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम आती है कि सतीश नांदल उसी इलाके से हैं जहाँ हुड्डा रोहतक से हैं। तो अगर वो उनको जिताएंगे तो कहीं वो एक और चेहरा, हाँ, पॉलिटिकल थ्रेट की उनकी जमीनी वहां से खिसकने ना लगे। लेकिन अब इसमें जो है पर्दे के पीछे की बड़े दाव पेच होते हैं। क्या पता वो अगले इलेक्शन का वादा कर लें कि आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे आप, या आपका बेटा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उस हिसाब से कोई सेटिंग बाजी हो जाए। अब 100 करोड़ का तो आंकड़ा हमारे पास बहुत पहले आ चुका है, शायद ये 200-250 करोड़ में पहुंच गया, और व्यापारी आदमी है तो बोली लग रही हो, बड़ी से बड़ी लंबी, ये तो सरेआम नजर आता है कि बोली लगेगी। 2 एपिसोड कर लेने चाहिए थे। 2 नीरज सर को मतलब हम लोग भी बोल देते हैं ये बिहारी नहीं है, हरियाणवी है। ये कहने के लिए कल बिहार में पैदा हुए हैं, वरना हरियाणवी जब बोलते हैं ना तो सब खौफ में आ जाता है। नहीं, अब हरियाणवी के सामने नहीं बोलेंगे। बहरहाल तो अंत की तरफ ले चलते हैं, और एक कमेंट राहुल भाई आपसे हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री रील बनाने के लिए कहते ही हैं, बहुत सारे लोग उतर जाते हैं रील बनाने के क्षेत्र में, और धन की बात आपने की ही। कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखे वो आने से पहले? आप ताज़े ताज़े बने हैं मुझे लगता तो रेसिपी पता होगी आपको। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो मैं फॉलो करता हूँ मैं वो बता सकता हूँ आपको। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो भाषा की मर्यादा का जो है बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट बहुत ज़्यादा ना किए जाएं, पॉलिसीज़ के ऊपर ज़्यादा बात की जाए, और जो भी बातचीत हो उस बातचीत को करने से पहले फैक्ट्स पढ़ लिए जाएं। क्योंकि जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते हो तो सबसे पहले आपके ऊपर गाज गिरने की उम्मीद रहती है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांगे या ना मांगे, या कितना ही आपको मिसगाइड करे, वो सरकार के साथ हैं, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। आपके साथ कुछ भी इस प्रकार की घटना जो हो सकती है। और मुझे लगता है जो पेड वाली जो ये बात है, इस प्रकार की बात है, आइडियोलॉजिकल समझौता जो है वो इंसान को नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जाकि बिकने वाली बात है तो खैर गन पॉइंट पे तो कोई भी बिक सकता है। राहुल आपने अपने बिकने की शर्त भी बता दी क्या? मुझे तो लगता है बात अभी अधूरी है, हो जाएगा, अगला एपिसोड हो जाएगा। यही हम लोग बातचीत कर रहे थे कि यार दोनों लोग करेंगे अलग अलग टाइप का मिजाज, बहुत लंबी बातचीत होगी। लेकिन अगली बार, क्योंकि जनता से हम खुद ही पूछते हैं कि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सवाल हैं, वो आपसे पूछेंगे, हम लोग आप तक वो जो मैसेज पहुंचाएंगे, आकर के जवाब भी देना पड़ेगा। हालांकि इस वाले शो में ना हम नहीं लास्ट में कुछ बोलते हैं, एक्सपीरियंस बताइए और जनता को हमारे बारे में भी कुछ बोल दीजिए। मुझे तो शानदार लगा, आपके साथ मजा आया मुझे बातचीत करके। और एक फॉर्मल वो होता है ना इंटरव्यू वाला, वैसे तो आपने सेटअप ऐसा बना रखा है, वो जो आज तक पे आती है ना सीधी बात, और वो थोड़ा अंधेरा आप ज्यादा थर्ड डिग्री टाइप, जिसके बाद पुण्य प्रसून की नौकरी गई थी। जी, अब आप डॉक्यूमेंट और रख लो यहाँ तक, तो लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे, ये आरोप है, ये ऐसा आरोप है, आपको पकड़ा। बाकी आपके साथ मुझे तो मजा आया। और अब हम तो दूसरी बार मिल रहे हैं नीरज भाई, है ना, तो मेरे को पहली बार मिलके ऐसा लगा था कि मैं अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ, तो उस प्रकार की मेरे को फीलिंग आई थी। बड़े आप दिखते हो यार। बाकी नीरज भाई आपका और मेरा एक वादा है, तो उस वादे को, वो वादा पब्लिक नहीं करेंगे लेकिन वादा है, हाँ वो वादा निभाएंगे। आपसे भी मिलकर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, और बातचीत वैसे जो लोग मुझे हमारी पसंद नहीं करते हैं। अब मैं वो उन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप क्यों पसंद नहीं करते हैं, तो नहीं, वो भी ये अपना असल में इनका हथियार रहता है
कि पॉजिटिव कमेंट्स कैसे नहीं नहीं निवेदिता जी हम निंजा आपको बड़ा टेक्निक है पसंद मेरी। करते हैं, पॉलिटिकल इंटरव्यूज करेंगी उसमें इनकी जुल्फों की खूबसूरती की तारीफ हो जाती ऐसा है। कुछ नहीं। बहरहाल चर्चा अच्छा रहा। बहुत अच्छी चर्चा और- रही और ये जरूरी इसलिए भी है ना क्योंकि आजकल क्या लगता है कुछ नहीं हुआ मोबाइल उठाएंगे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, बहुत माया जाल है भाई, बहुत है। देख रहे हैं ना कितना ज्यादा लोग कहते हैं कि कहाँ पॉलिटिक्स, कहाँ ये वीडियो भाई पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हथियार इस समय इन्फ्लुएंसिंग ही है कि नहीं नीरज सर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, तो फिर इसीलिए आपका आना जो है ना काफी बेहद जरूरी था, ये जानना भी जरूरी है कि क्या चीजें चल रही हैं पर्दे के पीछे, किस पे विश्वास कर सकते हैं किस पे नहीं, क्योंकि एक इमेज है आमतौर पे कि भाई न्यूज वालों को छोड़ो अब सोशल मीडिया वालों को सुनो, वही सच बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उन्हीं सबके मुझे आपने सुन लिया। सवाल करना इंपॉर्टेंट है हाँ, तो लगातार। आप इनसे भी सवाल करिएगा, बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल जिस चीज से आप असहमत हैं इनसे पूछिए कि आपने ये क्यों बोला है, और भी हो सकता है कई सवालों जैसे मुझे लग रहा है नीरज सर के बहुत सारे अभी सवाल बचे रह गए हैं, इसलिए एक एपिसोड और हो जाएगा जिसमें आपके भी सवाल होंगे। तो कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो, अंत तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे, ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कैसे आते रहेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे तब ना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।